All right. Good evening, all. Hope you're all doing fine. There were some doubts that I had received from yesterday's class also, so I'll take a few minutes to answer those, and then I'll move on with new topics that we're going to do today. Okay. एक तो कई लोगों ने कहा कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी का डिफरेंस और उसका टाइम पीरियड समझ नहीं आया. ठीक है. तो पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. Let me show you the relevant section and then explain it. Okay. आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही होगी. एवरीबडी कैन हियर मी, आई होप. चैट में somebody is saying आवाज नहीं आ रही. मैं जो चैट में लिख रहे हैं उनको कह भी नहीं सकता कि नहीं सबको आ रही है, बिकॉज उनको नहीं आ रही ना आवाज. उनको टाइप करके बताना पड़ेगा. Okay, okay. Thank you. Yeah, it's audible and clear, everybody. Yes. Those who are asking me to use English, uh, we will, of course, do English as well as Hindi. I will, move between these two languages. I also know Telugu, but considering that I don't think there are many people who know Telugu here in this class, so I will not be using Telugu. ओके, वन डाउट सेइंग बीएनएसएस के भी प्रोविजंस बता दीजिए. नहीं, वो अगर मैं बता दूंगा तो उसका फायदा क्या है? आपको नहीं पता कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बाद वो वहाँ की रिपोर्ट तो हो चुकी, बट इट्स गोइंग टू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में अगर कोई अमेंडमेंट्स हो तो सेक्शन नंबर सारे ऑल्टर होंगे. तो अभी वो पढ़ने का फायदा नहीं है. अब जो प्रेजेंटली जो सीआरपीसी, आईपीसी या एविडेंस है वही पढ़ें. जब नए एक्ट्स पास हो जाएंगे, व्हेन न्यू एक्ट्स आर पास्ड, ऑल यू हैव टू डू इज you know learn the section numbers, because most of the provisions, about 95 to 99% of the provisions, are the same even in the new acts. ठीक है. ओके. नूरुज़मा हिंदी में पुलिस रिमांड और न्याय. ठीक है, मैं आपको, चलिए अब डाउट्स बाद में, पीपीटी जो भी मांग रहे हैं उनको इस क्लास के बाद मिल जाएगी, बिकॉज आई हैवंट येट कंप्लीटेड दिस पीपीटी, तो मैंने भेजी नहीं थी, बट आफ्टर दिस यू विल गेट इट. ओके. चलिए, तो डाउट सबसे ज्यादा ये था कल, एंड आफ्टर दैट आल्सो वी हैव रिसीव्ड द सेम डाउट ऑन व्हाट्सएप अ लॉट, कि पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी में एक तो डिफरेंस, एंड व्हाट इज द थिंग अबाउट टाइम पीरियड, ये क्या हो रहा है. ठीक है. तो let's look at provision of the CRPC. Let's look at section 167. Okay, section 167, clause 2, जिसके तहत रिमांड होता है, रिमांड टू जुडिशियल कस्टडी. section 167 clause 2 is talking about that. Please follow me. Okay, it's on your screen, so just follow what I'm reading. The magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time, authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit, for a term not exceeding 15 days in the whole. So, yahan tak, this is the relevant part. What this provision is saying is that the magistrate has the power to do what? To send the accused to judicial custody. The word judicial custody is not being used here. The word remand is not being used here, but it is essentially saying that the magistrate can authorize the detention of the accused from time to time for a term not exceeding 15 days in the whole. एक बार एक मैजिस्ट्रेट रिमांड को अगर भेजता है किसी अक्यूज्ड को, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड है 15 दिन, 15 डेज. उससे ज्यादा टाइम के लिए अ मैजिस्ट्रेट कैन नॉट रिमांड. ठीक है, यहां तक क्लियर. अब जैसे ही रिमांड का पीरियड खत्म हो जाएगा, द जेल ऑफिशियल्स, द जेल पुलिस will bring that accused before the magistrate again, and they will tell the magistrate कि देखिए, आपने जो ऑर्डर दिया था उसके अंदर आज तक का रिमांड था इस अक्यूज्ड का. क्योंकि आज इसका जुडिशियल कस्टडी रिमांड खत्म हो रहा है,
इसलिए हम इसको फिर से आपके सामने ले आ रहे हैं। अब आप बताइए क्या इसको करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू विद दिस अक्यूज्ड? तो मैजिस्ट्रेट विल सिंपली एक्सटेंड द रिमांड ऑफ दैट अक्यूज्ड फॉर अनदर टाइम पीरियड। वो रिमांड को एक्सटेंड करेंगे फॉर सम मोर टाइम पीरियड। नाउ दैट टाइम पीरियड अगेन कैन बी अप टू 15 डेज, उससे ज्यादा नहीं। जब कभी भी वो एक्सटेंड कर रहे हैं 15 दिन तक के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। ओके, नाउ प्रोवाइडेड दैट, देखिए प्रोवाइजो को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यहां पर सेंथिल बालाजी इसी साल का जजमेंट है, उसके अंदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड इन दैट। मैं आपको वो जजमेंट भी दिखाऊंगा एज टू व्हाट इज दैट क्वेश्चन। ओके, सी प्रोवाइडेड दैट the magistrate may authorize the detention of the accused person otherwise than in the custody of police beyond the period of 15 days if he is satisfied that adequate grounds exists for doing so। देखिए इतना सा हमको पढ़ना है। ओके, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है इस सेंटेंस का, इट इज नॉट वेरी क्लियर। व्हाई इज दिस नॉट क्लियर? मैं फिर से पढ़ता हूं, प्लीज फॉलो मी। ओके, द मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। मैजिस्ट्रेट एक अक्यूज्ड पर्सन का डिटेंशन ऑथराइज कर सकता है। कैसा डिटेंशन? अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस कस्टडी के अलावा, अदर देन पुलिस कस्टडी, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। 15 दिन के बाद मैजिस्ट्रेट कस्टडी ऑर्डर कर सकता है, लेकिन पुलिस कस्टडी के अलावा जो भी कस्टडी वो ऑर्डर कर सकता है। पुलिस कस्टडी के अलावा कौन सा कस्टडी है? व्हाट इज द कस्टडी अदर देन पुलिस कस्टडी? जुडिशियल कस्टडी। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ custodies, right? One is police custody where the civil police, पुलिस थाने में, इन द पुलिस स्टेशन लॉकअप जो होता है उसके अंदर रखते हैं, दैट इज पुलिस कस्टडी। एंड द पुलिस ओनली हैव द पावर टू कीप him there, the accused there, for 24 hours because they have to produce him before the magistrate within 24 hours. The other custody is judicial custody, and judicial custody is uh, where the magistrate sends this person to jail, ठीक है, where jail police will take him into custody there. So beyond the period of 15 days, 15 दिन के से आगे का जो वक्त है, आगे का जो समय है, उसमें the custody should be custody other than police custody। तो जुडिशियल कस्टडी ही होना चाहिए। तो आज फॉर एग्जांपल 1 नवंबर को अगर कोई अरेस्ट होता है, तो 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक द कस्टडी कैन बी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, कुछ भी हो सकता है। बट 15 नवंबर के बाद देर कैन ओनली बी जुडिशियल कस्टडी बिकॉज पुलिस कस्टडी इज नॉट अलाउड। Beyond the period of 15 days, the custody should be otherwise than police custody. So police custody is not allowed beyond the period of 15 days. Okay, that is the understanding right now। ये लॉ है as of today, ये कानून है अभी के लिए। ठीक है, कि अभी के लिए अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो पुलिस कस्टडी में अगर किसी को भेजना चाहे मैजिस्ट्रेट, वो सिर्फ और सिर्फ पहले 15 दिन तक ही पुलिस कस्टडी ऑर्डर कर सकता है। एक बार वो 15 दिन हो गए, अरेस्ट से 15 दिन हो गए, उसके बाद कोई पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी ही हो सकती है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन सेंथिल बालाजी, नाउ आई विल शो यू दैट जजमेंट। ओके, सो फार आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर, इतना तो समझ में आ गया ना? एज ऑफ नाउ व्हाट इज द लॉ, राइट? ओके, नाउ ऑलराइट, थैंक यू। सो नाउ लेट्स लुक एट व्हाट सेंथिल बालाजी इज सेइंग। ठीक है, लेट मी ओपन दैट जजमेंट फॉर यू। Okay, so this is Senthil Balaji versus state। all right, इसके अंदर आप देखिए, see what this states। let me go to, yeah,
there is a discussion about section 167 here. Okay, it's a very well organized judgment क्योंकि हर provision के बारे में discussion हो रहा है, तो उन्होंने they have simply given a सब हेडिंग और उसके बाद डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, देखो सेक्शन 167 उन्होंने पूरा यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, पहले उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, आफ्टर ऑल ऑफ दिस देन दे आर कंपेयरिंग सेक्शन 157 इन दी ओल्ड सीआरपीसी, ओल्ड सीआरपीसी मतलब 1898 में जो सीआरपीसी थी वो, एंड द न्यू वन जो 1973 में जो सीआरपीसी हुई थी। मतलब 1973 की सीआरपीसी ब्रिटिश सीआरपीसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंस के बाद ही हमने बनाई है प्रेजेंट सीआरपीसी। ठीक है, तो ओके, तो इसके बीच में उन्होंने डिफरेंस बताया। चलिए, हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डिफरेंस, बट लेट्स मूव फर्दर। सी हियर it says under subsection 1, and okay, this is about 24 hours, right, and time to time. uh, let's go to the next page. Okay, the words such custody as the magistrate thinks fit would reiterate the extent of discretion available to him. It is for the magistrate concerned to decide the question of custody, either be it judicial or to an investigating agency or to any other entity in a given case. तो ये मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि वो क्या जुडिशियल कस्टडी होना चाहिए या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब पुलिस कस्टडी होना चाहिए। इट इज अप टू द मैजिस्ट्रेट टू डिसाइड। ठीक है, and they have used the word such custody and they have discussed that phrase again and again. Now they are saying subsection 2 of 167, 167(2) जो हमने अभी पढ़ा था, further makes a reference to the words a term not exceeding 15 days in the whole. वो उन्होंने हमने अभी पढ़ा ना, in the whole 15 days। The term has been introduced on purpose, keeping in view the proviso which gives an outer limit for the conclusion of investigation. Similarly, the words not exceeding 15 days in the whole should be understood in the very same manner. The word whole means total, not divided, lacking, no part, entire, full. This is the dictionary definition that they have given. Okay. So what they're saying is that can there be police custody after the period of 15 days? That is the question. क्या पहले ही अरेस्ट के पहले 15 दिन में ही पुलिस कस्टडी होना चाहिए या पहले 15 दिन के बाद भी पुलिस कस्टडी हो सकता है? अगर बाद भी हो सकता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 15 दिन का जो टाइम पीरियड है दैट इज कस्टडी ऑन द होल इन द पुलिस कस्टडी। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आई रिपीट। ओके, देखिए दो नैरेटिव, दो वर्जन्स बन रहे हैं यहाँ पर। एज ऑफ नाउ द लॉ इज, अभी क्या है, वर्जन 1 जो लॉ क्या कह रहा है, द लॉ इज सेइंग दैट द पुलिस कस्टडी कैन ओनली बी गिवन इन द फर्स्ट 15 डेज ऑफ अरेस्ट। आप एक दिन के लिए दें, 2 दिन के लिए दें, 5 दिन के लिए दें, 10 के लिए दें या पूरे 15 के लिए दें, आप जितने दिन के लिए देना चाहें दें, लेकिन जो भी पुलिस कस्टडी होगी पहला 15 दिन में ही होगी। पहला 15 दिन होने के बाद देयर इज नो पुलिस कस्टडी। दैट इज द पोजिशन राइट नाउ। बट what so the Supreme Court here is saying is maybe that is not the correct law. This is the second version. Maybe the 15-day period on the whole refers to police custody. So it's possible कि पुलिस कस्टडी कभी भी हो सकती है, पहले 15 दिन के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं, कभी भी हो सकती है। लेकिन जब कभी भी पुलिस कस्टडी हो, वो पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। So police custody can happen at any point of time, but whenever that happens, it should not be beyond 15 days. That is the second version that the Supreme Court here is saying. But since there have been many cases, Deoman Upadhyay, etc., which have spoken about this and laid down the law, a two-judge bench of the Supreme Court could not overrule this. The present law, as of now, it stands. So what did Supreme Court do in Senthil Balaji? Let's look at the last paragraph, okay, to see what did they finally do in this. See, there's a summation of law, okay, paragraph 91. This talks about it. If you're, please, after this class,
you can note this down, please. This judgment, V. Senthil Balaji versus State, especially if you're taking Delhi Judiciary Prelims, etc. Possible that they might make a question on this because this has been being debated quite a lot, even amongst judges, amongst lawyers. So this is something that you would want to ideally know. Okay. So paragraph number 95. Do read the entire paragraph. Maybe after this class, note this down. Okay. Now they're talking about all of these things, and Anupam Kulkarni also they're saying we have to revisit this case. Okay, it is Anupam Kulkarni which says that police custody should be only in the first 15 days. So what they're doing at the end is this. As already noted herein above, the registry is directed to place the matter before the Honorable Chief Justice of India for appropriate orders to decide the larger issue of the actual import of Section 167(2) of CRPC as to whether the 15 days period of custody in favor of the police should be only within the first 15 days of remand or spanning over the entire period of investigation, 60 days or 90 days as the case may be. So this is the operative part of this judgment as far as 167(2) is concerned. What they're saying is that this matter has to go to the Honorable Chief Justice of India, and it is being referred to the larger bench to decide what? To decide whether police custody should be only in the first 15 days, whether the 15-day period of custody in favor of the police should be only within the first 15 days of remand, or is that 15-day period for police custody across the time of arrest throughout the entire period of investigation. तो अगर पहला एज ऑफ नाउ वट एवर द लॉ इज उसका अगर हम देखें तो वर्जन 1 arrest happened on 1st of November. 15th of November is the first 15 days of arrest. Whatever police custody is there, it should happen only within 1st November to 15th November. After that कोई पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती, जो कि अभी लॉ है अनुपम कुलकर्णी के हिसाब से, के जजमेंट के हिसाब से. ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि नहीं, मे बी दैट्स नॉट द लॉ, इसीलिए ये लार्जर बेंच विल एनालाइज इट. मे बी द सेकंड वर्जन इज करेक्ट, एंड द सेकंड वर्जन इज कि पुलिस कस्टडी का पीरियड 15 दिन कभी भी हो सकती है, लेकिन जब कभी भी हो 15 दिन से ज्यादा नहीं. तो हो सकता है कि 1 नवंबर को अरेस्ट हुआ, लेकिन 1 जनवरी को पुलिस इज सेइंग कि हमारे कस्टडी में दे, एंड कोर्ट मे गिव, जरूरी नहीं है बट कोर्ट मे गिव, इट्स अ डिस्क्रिशन. तब ये नहीं होगा कि नहीं पहले 15 दिन में ही आपको पूछना चाहिए था, अब क्यों पूछ रहे हैं. नहीं, वो पूछना तो कभी भी पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड वर्जन. सो दिस इज द थिंग, दिस इज द इशू दैट हैज बीन सेंट टू द लार्जर बेंच. आई होप दिस इज क्लियर. ये डाउट काफी लोगों को आया था, तो आई थॉट आई रिविजिट दिस एंड एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. ओके, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है. इफ देयर आर एनी डाउट्स यू कैन यूज द चैट बॉक्स. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, तो चलिए मैं आई गो टू clear. Okay, great. I'll go to the next one more thing that I wanted to discuss. कुछ लोगों ने अरनेश कुमार के ऊपर भी डाउट पूछा, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अरनेश कुमार के गाइडलाइंस ऊपर ऊपर से आपको दिखा दूं. ठीक है. ओके, सो दिस इज अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये दिस इज द जजमेंट, राइट. इसमें लेट्स गो टू दी ऑपरेटिव पोर्शन. थोड़ा सा एंड में है, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं यहाँ पर. ठीक है. ये अशफाक आलम के केस में भी यही गाइडलाइंस को रिएटरेट किया गया था, मैंने आपको कल जैसे आपको बताया था. सो दीज आर द गाइडलाइंस. व्हाट आर दे सेइंग? दैट मेनली all police officers to be provided with a checklist containing specified clauses under section 41 clause 1 sub 41 subsection 1 clause B2. एग्जैक्टली इसके बारे में वो बात कर रहे हैं. मीनिंग ऐसा कोई भी ऑफेंस है जिसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल हो. मीनिंग एनी ऑफेंस of which the maximum punishment is 7 years. Arnesh Kumar guidelines will apply to those offenses where maximum punishment is 7 years. 7 years or less. If the maximum punishment is above 7 years, then the guidelines will not apply. So section 41A notice need not be given in such case. Direct arrest can be made by the police without any such thing. Okay. Then they are saying that the police officer shall forward the checklist. मैंने आपको कल दिखाया था checklist. Do you remember in the remand that I had shown you, there was a checklist. Okay, we have seen that.
So the police shall forward the checklist duly filled and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest while forwarding or producing the accused before the magistrate. तो checklist भरेंगे और magistrate के सामने जब produce करेंगे तो they will submit the checklist. The magistrate, while authorizing the detention of the accused, shall peruse the report of the police officer, and only after recording its satisfaction, magistrate will authorize the detention. This is a guideline to all the magistrates that they have to look at this report, and only if they're happy that yes, there is a prima facie case and there is a need to arrest this person, only then can the magistrate authorize the detention or send that person to remand. Okay? Or if they're not arresting, then the decision not to arrest should be forwarded to the magistrate within 2 weeks along with the reasons. Okay? This is the hook basically. There have been several high courts which have actually taken some police officers to task also. It says failure to comply with the directions aforesaid. जो उन्होंने directions अभी तक दी हैं, अगर ये कोई police officer fail, if they do not comply, uh, it shall, apart from rendering the police officer concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before the high court having territorial jurisdiction. तो उनको contempt of court का भी वो होगा. And if a magistrate is actually not following that, उनके लिए है कि judicial magistrate concerned shall be liable for departmental action with the appropriate high court. So these are the guidelines that have been given and they have been repeated in Aswa Kala. ठीक है? I hope this is clear too. Okay, so these were some doubts that came from yesterday's class. Let's start with today's class. There are some topics that I want to do. We have, just to revise, yesterday we had discussed FIR, the entire topic of FIR, pretty big topic, but we did discuss section 150, you know, 4, and we also discussed what will happen in cases where you know, the police does not take FIR, you go to SP, Priyanka Srivastav case mandates it. Then after that, you go to magistrate and cognizance will be taken there. Evidentiary value of FIR we had discussed. We also discussed things about arrest. We discussed remand and so on and so forth. Okay, so so far we are done. We are going to the next big topic, and that is bail. Okay, bail. Now, again, the bail is not defined anywhere in, this is a new topic, okay? So kal tak ka session, aaj question answer, we are done. So we're starting a new topic altogether, and that is bail. Bail, we, you know, yeah, I'll summarize first, okay, the topic, and then we will look at various types of bail, okay? See, the word bail is not defined anywhere. Okay, in CRPC कहीं पर भी bail का word meaning का definition कहीं पर भी नहीं है. Okay, what is it? What does bail mean? It means it's a security for the appearance of the accused persons on which he is released pending trial or investigation. ठीक है? बेल एक सिक्योरिटी है. अब आप सोचें कि हम बेल क्यों देते हैं. एक तो हमको पता है कि क्यों अरेस्ट करना चाहिए. ये हमने रीजंस ऑलरेडी कल देखे थे वो डायग्राम के जरिए as to why that arrest is needed. Why is that arrest needed? Because we want, you know, we are scared that this person might commit another crime. We are scared that this person might tamper evidence. This person might threaten witnesses. This person might abscond. कुछ भी कर सकता है. तो इसीलिए इसको अरेस्ट कर रहे हैं. अब ये इंसान छूटना चाहता है. He is saying कि look, investigation is going on. ठीक है. I am not going to come between that investigation. आपकी जांच के बीच में मैं नहीं आने वाला और मैं भाग भी नहीं जाऊंगा. तो मुझे प्लीज छोड़ दीजिए. मुझे क्यों जेल में रखा है. सो ही वॉन्ट्स टू गेट आउट. बट वी आर नॉट सिंपली लेटिंग हिम गो. हम ऐसे ही अगर छोड़ दें तो हो सकता है वो भाग जाए. कहने को तो कह रहा है कि वो नहीं भागेगा, लेकिन हो सकता है वो भाग जाए. सो व्हाट इज इट दैट वी वांट? अ बेल may be given, may be granted on the basis of some securities and sureties. Okay, two different words, security and surety. One, we might ask him to furnish a personal bond. उससे उसको हम कह सकते हैं कि देखो यार, एक पर्सनल बॉन्ड आप फर्निश करें एंड यू नो यू गिव अ बॉन्ड फॉर, लेट्स फॉर एग्जांपल से 20,000 रुपीस, कि अगर आप भाग गए, नेक्स्ट डेट जब भी हियरिंग होगी इस केस की, तब अगर आप नहीं आए
तो आपको जब भी पकड़ा जाएगा, whenever you're caught next, you will have to pay 20,000 rupees because you are writing a bond for that. This is a security that he himself is giving. उसके साथ साथ श्योरिटीज मतलब कोई ऐसे respectable persons who are standing before the court and who are undertaking that they will be responsible if this person absconds. They are sureties. They are coming and assuring you. So let's say a bail is granted saying that the accused is enlarged on bail. उसको bail दे रहे हैं. On condition number 1, furnishing of a personal bond for 20,000 rupees. 20,000 का वो bond भरें. वो accused खुद भर के देगा. And number 2, producing 2 sureties who will provide securities of 20,000 rupees each. 2 ऐसे श्योरिटीज हैं, 2 ऐसे इंसान हैं जो हर एक इंसान 20-20 हजार का सिक्योरिटी लाके देगा. ठीक है. अब ये इंसान जब सिक्योरिटी लाके दे रहा है तो अगर ये अक्यूज्ड भाग गया तो अक्यूज्ड का जो भी सिक्योरिटी था वो तो जब्त हो गई, दैट विल बी कॉन्फिस्केटेड, बट अलोंग विद दैट notices will also be given to the sureties, the 2 people. We will call them to the court and we will question them. भाई आप तो बड़े हिम्मत से कह रहे थे कि ये नहीं भागेंगे, मैं जिम्मेदार हूं, अब तो भाग गए, अब आप बताइए क्या है. तो we will have to confiscate their securities also, whatever securities they have provided. So this is the uh, balance between interest of justice on one hand, कि हमको ट्रायल भी चलाना है, ये भागना नहीं चाहिए, but at the same time we are also giving him liberty, we are also giving him freedom. कि ठीक है आपको अक्यूज को जेल में नहीं रखेंगे, उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ छोड़ रहे हैं ताकि वो इस कंडीशन की वजह से भाग ना जाए. ठीक है. So that is bail. Okay. Now there are 2 kinds of offenses when we classify. One is bailable offense, the other is non-bailable offense. Okay. देखिए बेलेबल ऑफेंस का मतलब जिसमें बेल मिल सकता है. नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्या ये मतलब है कि जिसमें बेल नहीं मिल सकता? काफी देयर माइट बी सम कंफ्यूजन. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. डज नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन दैट नो बेल इज अलाउड? नो. ओके, दैट्स नॉट द मीनिंग. देखिए, बेलेबल ऑफेंस means an offense where the accused has a right to get a bail. Bailable offenses, an offense where the accused is entitled to a bail. He has a right to get a bail. अगर कोई bailable offense हुआ है या कोई accused an accused has been accused of a bailable offense, if that accused comes and files a bail petition, the court has no option but to grant that bail. कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है. कोर्ट विल हैव टू नेसेसरली ग्रांट द बेल. कोर्ट को बेल देना ही देना होगा. क्यों? क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है एंड इट इज द राइट ऑफ दैट पर्सन. ठीक है. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में द अक्यूज्ड डज नॉट हैव द राइट टू गेट अ बेल. अक्यूज्ड के पास राइट नहीं है बेल लेने का, बट ही कैन स्टिल आस्क फॉर अ बेल. वो अगर चाहे तो फिर भी वो बेल मांग सकता है. कैन फाइल अ बेल पिटिशन. Now the court has the discretion whether to grant bail or not. कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो अगर चाहें तो बेल दें या अगर उनके पास रीजन है तो बेल ना दें. वो कोर्ट की मर्जी. अक्यूज्ड कैन आस्क. सो बेलेबल ऑफेंस, द अक्यूज्ड हैज द राइट, and non-bailable offense, the accused does not have a right, but it is the discretion of the court. Okay, so that is the basic difference between these two. Now, what are the sections that you have to remember? 2 very important sections. In fact, 3, but for now 2. 436 and 437. 436 is where bail is filed in bailable offenses. Bail in bailable offenses is filed under 436. And 437 is bail in non-bailable offenses. Okay, so 436 and 437. These are the 2 sections that you have to remember. Okay, now
See, in bailable offenses in section 436, the accused of course has a right, okay? But क्या इसका मतलब ये है कि court cannot even ask for securities or sureties? Does that mean that court has to simply leave him? उसका right है तो उसको छोड़ दें immediately. Securities या sureties भी नहीं मांग सकते? नहीं, ऐसा नहीं. Even though it is the right of the accused, the court may ask for securities or sureties. Okay? The court does not have a discretion on the point of whether bail should be granted or not. वहां पर discretion नहीं है. Bail तो grant करना ही करना है. लेकिन bail grant करते हुए क्या सिक्योरिटीज मांगना है, कितने श्योरिटीज चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड कर सकता है. सो इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट एज टू व्हाट, हाउ मेनी श्योरिटीज एंड व्हाट सिक्योरिटीज टू आस्क. But Supreme Court said in Motiram versus State of MP that the amount of bail bond cannot be fixed too high to deny the right to bail under section 436. आप सोचें, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको. सेक्शन 304A वैसे ऑफेंस तो काफी खतरनाक है क्योंकि 304A में इट इज डेथ बाय क्रिमिनल नेग्लिजेंस, रैश एंड क्रिमिनल एक्ट. सो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसके वजह से किसी की मौत हो जाए, तो द ड्राइवर हु हैज कॉज्ड दिस एक्सीडेंट, इफ ही वाज रैश एंड नेग्लिजेंट, he will be charged, he will be booked under section 304A कैपिटल A of IPC. तो एक ही मौत हो रही है यहाँ पर, है ना, लेकिन ये ऑफेंस है बेलेबल. It is a bailable offense. As per the first schedule of CRPC, it is a bailable offense. तो ऐसा इंसान कोई अरेस्ट हो, अब वो आके आपके सामने, आप मैजिस्ट्रेट हैं फर्ज करते हैं और बन जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है. तो आपके सामने अगर that person comes and files a bail petition, you have to give him bail. You have no option. Why? Because it is a bailable offense. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको देना ही देना होगा. लेकिन साथ में आप ये कह सकते हैं कि ठीक है मैं बेल दे रहा हूं, बट आप 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड ले आए और 2 श्योरिटीज को भी ले आए जो 10,000 रुपए के सिक्योरिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, वो ले आएगा. लेकिन आप सोचें कि वो ड्राइवर जो भी था, ही वॉज ड्राइविंग ऑटो रिक्शा. ऑटो रिक्शा वो चलाते चलाते बहुत तेज चलाया और किसी को उसने किसी का कत्ल ही हो गया बिकॉज ऑफ हिम ड्राइविंग इनटू द पेवमेंट और समथिंग. अब इस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को आप बोल रहे हैं कि तुम ना पर्सनल बॉन्ड ले आओ 10 लाख रुपए का और 4 श्योरिटी ले आओ और हर श्योरिटी कम से कम 5 लाख का होना चाहिए. देने को आप दे सकते हैं ऑर्डर, लेकिन इज दैट रीजनेबल? आप इतने ज्यादा सिक्योरिटी श्योरिटीज डिमांड करके इन इफेक्ट उसका बेल डिनाई ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप दे तो रहे हैं बेल, लेकिन इतने बड़े कंडीशंस हैं कि वो कंडीशंस कभी पूरा नहीं कर पाएगा. So Supreme Court is saying in Motiram versus State of MP, amount of bail bond cannot be fixed too high to deny the right to bail. वो right to bail है 436 में, इतना ज्यादा आप अमाउंट फिक्स ना करें कि जिसके वजह से वो राइट ही खारिज हो जाए, वो आपका उसका जो हक है वो ही खारिज हो जाए, that the right itself is denied. ठीक है. सो कंडीशंस कैन बी गिवन. खैर यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि इट शुड बी अनकंडीशनल, बट देयर आर मेनी अदर केसेस वेयर कंडीशंस कैन बी गिवन एंड कंडीशंस आर जनरली imposed also. Okay. Now it is preferable that it is unconditional. ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि अनकंडीशनल होना चाहिए. It is preferable that it is unconditional. However, if the court wants, they can impose conditions, and that is it. Okay. देन देर आर सेवरल प्रोविजंस जहां पर मैंडेटरी बेल दी जाती है. मैंडेटरी बेल, स्टैट्यूटरी बेल, डिफॉल्ट बेल, 3 फ्रेजेस, सबका मीनिंग एक ही है, कंफ्यूज ना हो इसमें. ठीक है. कुछ लोग उसको स्टैट्यूटरी बेल बोलते हैं, कुछ लोग उसको मैंडेटरी बेल बोलते हैं, कुछ लोग उसको डिफॉल्ट बेल बोलते हैं. ठीक है. ऑल ऑफ दीज इज द सेम थिंग. आई एम रिपीटिंग, मैंडेटरी बेल, डिफॉल्ट बेल, स्टैट्यूटरी बेल, द मीनिंग इज द सेम. व्हाट इज द मीनिंग? The meaning is it is under section 167 clause 2. Again, we are going to that same section. It so happens that this particular clause is a very important CRPC के लिए.
यहाँ पर रिमांड भी है, पुलिस कस्टडी भी है, और साथ ही साथ मैंडेटरी बेल के प्रोविजंस भी यहाँ पर। ठीक है, तो देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सीडिंग, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था ना पहले जब पुलिस कस्टडी की बात की थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टोटल जुडिशियल कस्टडी पीरियड, टोटल रिमांड पीरियड इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 90 days where the investigation relates to an offense punishable with death, imprisonment for life, और imprisonment for a term of not less than 10 years। इसको ऐसे आप याद रखें कि ऑफेंस है और उस ऑफेंस का मैक्सिमम पनिशमेंट 10 years और मोर अगर है, तो द पुलिस इज गिवन 90 days टाइम टू कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑफेंस है और वो ऑफेंस जो है उसका मैक्सिमम पनिशमेंट इज 10 years और मोर, 10 साल या उससे ज्यादा अगर पनिशमेंट है, तो पुलिस को 90 दिन दिए जा रहे हैं, 90 days दिए जा रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। और 10 साल से कम अगर हो पनिशमेंट, 10 years से कम अगर हो, तो 60 days दिए जा रहे हैं। ठीक है, 60 days आर बीइंग गिवन इफ इट इज लेस देन 10 years। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड now, and on the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be, जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, 90 days या 60 days जैसे भी केस हो, वो जो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तब द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। शैल है, मे नहीं, he shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail। इसको हम कहते हैं मैंडेटरी बेल या डिफॉल्ट बेल या स्टैट्यूटरी बेल। कि अगर फॉर इवन इन द केस ऑफ मर्डर, मतलब मर्डर से बड़ा ऑफेंस तो है नहीं ना आईपीसी में, 302 इज द मैक्सिमम पनिशमेंट, पनिशमेंट ऑफ डेथ। सो इवन इन केस ऑफ 302, जब वो अरेस्ट हो जाए अक्यूज्ड, अरेस्ट के बाद 90 डेज तक ही विल बी केप्ट इन प्रिजन, इन द जेल। ठीक है, 90 डेज के बाद ही गेट्स अ राइट टू गेट अ बेल। 90 डेज के बाद ही गेट्स अ राइट टू गेट अ बेल। 90 डेज तक उसके पास राइट नहीं था, क्योंकि सेक्शन 437 which talks about bail in non bailable offenses, there is no right to the accused। बट उसको राइट कब मिल रहा है? जैसे 90 डेज खत्म हो जाए, ही इज गेटिंग राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुलिस को 90 डेज का टाइम पीरियड दिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर पुलिस 90 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो अब वो एसेंशियली पुलिस इज डिलेइंग इट। तो that delay should not cost the liberty of the accused। Okay, so if the police does not file the charge sheet in the first 90 days, then the accused has the right to mandatory bail। ठीक है, अगेन अगर कम वाला ऑफेंस है, जैसे मैंने कल 420 ऑफेंस की बात की थी, चीटिंग, द मैक्सिमम पनिशमेंट इज 7 years, तो वहां पर इट विल बी 60 days, नॉट 90 days, वहां पर होगा 60 days। ठीक है, तो 60 डेज के अंदर अंदर वो चार्जशीट फाइल करें, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके, अगर वो नहीं करते हैं, तो दैट पर्सन विल गेट, द अक्यूज विल गेट द राइट ऑफ बेल, मैंडेटरी बेल उनको मिलेगा। ओके, नाउ दिस इज 167(2). व्हाट इज व्हाट इज सेक्शन 436A? ठीक है, when an under trial accused has already been detained for one half of the maximum punishment for the offense charged, he should be released on bail। ये एसेंशियली एक केस है, वहां से आया था, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नॉट मेंशन्ड इट हियर, लेट मी राइट इट फॉर यू। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। some other color। ठीक है, so this is the case, where they said that
if a person has served half of maximum punishment, मतलब मानते हैं कि कोई ऑफेंस उसने, देयर इज एन एक्यूजेशन, उस पे आरोप है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, तब उस लेट्स से उसके ऑफेंस का मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल था, या अगर वो गिल्टी हो जाता तो मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स है, और ट्रायल चल रहा है और 5 साल तक वो जेल में था, तो जैसे 5 साल हो जाएंगे ही विल नाउ हैव अ राइट टू बेल, is what Hussain Nara Khatun said, and that has been incorporated here. Section 436 capital A. It is talking about this. कि half of maximum punishment अगर वो अंदर रहा, तो again he should be released on bail. Okay. Then, what are other provisions? 437 2, subclause 2. It says when no reasonable grounds exist for believing that the accused is guilty of non-bailable offense. अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इवेंट ट्रायल के दौरान अगर ये लगता है कि अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, पहले तो था हमको लगा कि यार ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए गिल्टी है, बट इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है नहीं, इसने एक्चुअली ना ऑफेंस किया है लेकिन नॉन बेलेबल नहीं, बेलेबल ऑफेंस ही किया है, ठीक है, तो ही विल हैव टू बी लेट गो ऑन बेल. 437 clause 6, if the trial is not concluded within 60 days, again he has the power to, he has the right to file for bail. That's another thing. Clause 7, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल बट बिफोर द जजमेंट, अभी भी वो जेल में ही है, ट्रायल भी कंक्लूड हो गया और जजमेंट भी, जजमेंट अभी दिया नहीं गया लेकिन जजमेंट आने वाला है, तब तक अगर जज को समझ में आ जाए कि यार जजमेंट तो मैं दूंगा इन अ फ्यू डेज, बट आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज गिल्टी, तो why should he be in the prison when the judge has already made up his mind and he thinks that this person is not guilty? He may release this person from prison. ठीक है, ये मैंडेटरी बेल प्रोविजंस के सारे प्रोविजंस हैं मैंडेटरी बेल के, ये सारे आप याद रखें एज अ लिस्ट. previous year questions में I don't remember which states specifically, but previous year questions में there have been questions where discuss provisions of mandatory bail. तो अक्सर क्या होता है कि people generally write only section 167 clause 2 because यही यूज किया जाता है सबसे ज्यादा इन प्रैक्टिस, 99% ऑफ द टाइम यही इन प्रैक्टिस यूज होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बाकी के सारे प्रोविजंस भी लिखने हैं, ठीक है, तो डू दैट. ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस नॉन बेलेबल ऑफेंस. अब तक हम बेलेबल ऑफेंस या उसका राइट हम डिस्कस कर रहे थे, लेट्स डिस्कस नॉन बेलेबल ऑफेंस, सेक्शन 437. ओके, एंड इसके बाद हम एंटिसिपेटरी बेल भी डिस्कस करेंगे, सो विद दैट विल सॉर्ट ऑफ कम टू एन एंड विद बेल चैप्टर. ओके, सो नॉन बेलेबल ऑफेंस में दे आर सेइंग generally it is up to the court to release that person, ठीक है, and a person suspected of any non-bailable offense may be released. may है, shall नहीं, ठीक है, shall नहीं है, may है, it is up to the court. However it says इन लोगों को आप बेल ना दें, again this is very directory, okay, mandatory provision नहीं है, तो इन लोगों को बेल ना दें. किन लोगों को ना दें बेल? persons who may appear on reasonable grounds guilty of offense punishable with death or life. death or life मतलब life imprisonment. ओके, तो अगर कोई ऐसे इंसान है जिसने, जिसके खिलाफ एक्यूजेशन ये है कि ही हैज कमिटेड सम ऑफेंस, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ऐसे लोगों को आप बेल पे रिलीज ना करें, ठीक है, ये एक गाइडलाइन है, ये मैंडेटरी नहीं है. अगर ये मैंडेटरी होता तो कोई भी 302 का अक्यूज्ड, मर्डर का अक्यूज बाहर नहीं आता, ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइन है. Next, persons previously convicted of an offense punishable with death, life और 7 years. Habitual offenders की बात की जा रही है. ऐसा इंसान जो पहले, जिसका ऑलरेडी एक कोई दूसरे ऑफेंस में कन्विक्शन हो चुका था. A person who has been convicted of an offense earlier. पहले उसने कभी ऑफेंस एक कमिट किया, he has and he has been convicted of that offense earlier. And that offense had maximum punishment of 7 years or more. 7 साल या उससे ज्यादा का मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस का था, और उस ऑफेंस को के प्रूव हुआ एंड ही हैज बीन पनिश्ड, तो ये फिर से और एक ऑफेंस के अंदर अरेस्ट हुआ है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, तो अब इसको फिर से बेल ना दें, क्योंकि अब यही करता रहेगा बेचारा, आदत हो गई उसको ऑफेंस करने की,
तो डोंट डू दैट। ठीक है, सो दीज आर द गाइडलाइंस दैट आर बीइंग गिवन, बट देयर आर 4 प्रोवाइजोस कि कहाँ कहाँ पर आप बेल दे सकते हैं, उसके भी प्रोवाइजोस में उन्होंने मेंशन कर दिए। कहाँ पर? अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 16, 16 साल से कम हो। खैर इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के चलते हुए अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18, जेजे एक्ट 2015 के हिसाब से, अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 he will not be arrested. Okay, he will be apprehended, yes, and he will not be called the accused, he will be called juvenile in conflict with law, right? तो वो इतना ज्यादा यहाँ पर अब क्योंकि जेजे एक्ट के चलते हुए अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सीआरपीसी का प्रोविजन है वो वैसा ही है, इसको उन्होंने अमेंड नहीं किया जेजे एक्ट आने के बाद। अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 16, 16 साल से कोई कम हो, और अ वुमन और अ सिक और इन्फर्म पर्सन मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो ये भी एक गाइडलाइन है कि ऐसे लोगों को आप बेल पे छोड़ दी जाया करेगी। इवन इफ इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, सच persons you can leave, a woman, a sick or infirm person, or a person who is below the age of 16. Then a habitual offender under clause 2 may be released if satisfied that it is just and proper। जो ये habitual offender की हमने बात की थी ना यहाँ पर, इन लोगों को भी आप छोड़ सकते हैं। इवन सच पर्सन कैन बी रिलीज्ड इफ द कोर्ट थिंक्स दैट इट इज जस्ट एंड प्रॉपर टू रिलीज देम, तो उनको भी आप छोड़ सकते हैं। देन mere fact that the accused may be required for test identification by witness during investigation is not sufficient to refuse bail। देखिए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन इसका तो मैं अलग क्लास लेता, एविडेंस एक्ट में मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ इस चीज को। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है आपको बस बेसिक बता देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। होता क्या है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है? आप एक बहुत अंधेरी गली से गुजर रहे थे, चलिए इतना भी अंधेरी नहीं, क्यों आपको डराएं, लेकिन अच्छी खासी गली से ही आप गुजर रहे थे, और कोई आता है और आपके हाथ से फोन छीन के चला जाता है, ठीक है? मेरे साथ हुआ है दुखी घटना, यू नो, इन दिल्ली एट सीपी, राइट इन फ्रंट ऑफ दैट बिग एलआईसी बिल्डिंग। आई वॉज इन एन ऑटो, आई वॉज लुकिंग एट गूगल मैप्स, तो बाइक पे कुछ लोग आके मेरे हाथ से फोन खींच के चले गए। ठीक है, वो आई कैन क्राई राइट नाउ इफ आई थिंक ऑफ दैट। ठीक है, ऐसा लगता है कि फोन मेरे साथ ही अभी, बट मेरे साथ नहीं है। एनी, तो आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे अगर कुछ हुआ, ठीक है, आपके साथ अनफॉर्चुनेटली, ओके, somebody has come and snatched away your phone from your hand now, uh, let's say that you have gone to the police and you have lodged a report, and basing on that report an FIR has been registered against unknown persons। पता नहीं है किसने किया है, तो unknown persons, they'll look at some CCTV footage या कुछ पुलिस जो है ढूंढ के they have arrested one person कि देखो इसी ने किया है। ठीक है, अब उसके पास फोन मिले या ना मिले, लेकिन एक इंसान को अरेस्ट कर लिया। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पुलिस ने उस अक्यूज को अरेस्ट कर लिया और उसको जेल भेज दिया, मतलब रिमांड हो गया वो, और रिमांड के बाद ही इज इन जुडिशियल कस्टडी, अब वो जेल चला गया। अब पुलिस ये कर सकती है कि एक मैजिस्ट्रेट के सामने जाके पुलिस ये कह सकती है कि देखो हमने इस केस में एक अक्यूज को अरेस्ट किया है, वी हैव अरेस्टेड एन अक्यूज इन दिस पर्टिकुलर केस, ओके, वी वांट टू कंडक्ट अ परेड वेयर वी वांट द विटनेस, द विक्टिम टू कम एज अ विटनेस। विक्टिम कौन? आप हैं विक्टिम, क्योंकि आपके हाथ से फोन छीन लिया गया था। तो वी वांट द विक्टिम टू कम टू दैट परेड एंड आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड। ओके, तो क्या होता क्या है यहाँ पर प्रोसीजर कि दिस अक्यूज्ड ही इज इन जेल। अब मैजिस्ट्रेट विल गो टू दैट जेल, he will find at least 5 other people who have similar physical features as the accused। कम से कम 5 और लोग जिनके फिजिकल फीचर्स सिमिलर हों, इस अक्यूज्ड के रिजेम्बलेंस हो, 5 लोगों को ले लेंगे, इस अक्यूज्ड को भी लेंगे। अब 6 लोग हो गए, इन 6 लोगों को लाइन से खड़ा कर देंगे। ठीक है, यू कैन आस्क द अक्यूज्ड टू स्टैंड वेयर एवर यू वांट टू, कि जहां पर भी लाइन में खड़ा होना है खड़े हो जाओ। अब जो विक्टिम है, मतलब आप विक्टिम है ना, अब आपको बुलाया जाएगा इनसाइड द जेल।
द विक्टिम विल बी कॉल्ड इनसाइड द जेल एंड द विक्टिम विल बी टोल्ड कि यहां पर 6 लोग खड़े हुए हैं, इनमें से हु इज द पर्सन हु स्नैच्ड अवे योर मोबाइल। सबको अच्छे से देखें, आप आगे पीछे घूम भी सकते हैं, पीछे भी जाके देख सकते हैं, जहां जैसे भी आप देखना चाहें इनको देखें एंड पॉइंट आउट द अक्यूज्ड। कौन था जिसने फोन आपका चुराया है? अब आप सोचें कि इफ द विक्टिम आइडेंटिफाइज द करेक्ट पर्सन, जो इस केस में अक्यूज्ड है उसी को अगर वो विक्टिम आइडेंटिफाई करता है, तो द प्रोसिक्यूशन केस बिकम्स स्ट्रॉन्गर। व्हाई? बिकॉज द विक्टिम could identify the accused even later from his own memory। आपने अपने मेमोरी से 6 लोगों में से एक अक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि नहीं, यही अक्यूज्ड है। विक्टिम को याद है और उसके याददाश्त के बेसिस पे के बिना पे वो अक्यूज्ड को पॉइंट कर रहा है। सो दैट इज द अक्यूज्ड। ठीक है? या ऐसे हो सकता है कि आपने किसी को दिखा दिया, आपको इतना याद नहीं है, धुंधलापन है, और आप बोल रहे हैं कि यही हो सकता है, इसको दिखा दिया। वो अक्यूज उस केस में है ही नहीं। वो वन ऑफ दोज 5 पीपल है जो सिमिलर फिजिकल फीचर्स थे, तो लाके खड़ा कर दिया मैजिस्ट्रेट साहब ने। तो केस ऑटोमेटिकली सॉर्ट ऑफ बिकम्स वीक कि देखो यार, विक्टिम को ही याद नहीं है अक्यूज कौन है, तो हमें क्या पता कि यही अक्यूज्ड है या नहीं। जब विक्टिम को ही याद नहीं है, वो ही विक्टिम इज द प्राइम विटनेस, यही इसको याद नहीं है, तो दूसरे विटनेसेस को क्या याद होगा? हमको क्या पता कि यही है या नहीं? तो डिफेंस तो यूज करेगी उस चीज को। और डिफेंस का यही कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ था, और उस परेड में विक्टिम कुड नॉट आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड आउट ऑफ द 6 पीपल, राइट? तो ये होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। खैर, हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल सेक्शन 9 सेक्शन 10 हम जब पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट, उसके अंदर हम वी विल डू इट। ओके, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से जो भी मिलता है वैसे इट इज नॉट सब्सटैंटिव एविडेंस, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर corroboration। ठीक है, वी विल डील विद दैट लेटर इन डिटेल। लेकिन यहां पर क्यों मैं ये सब बोल रहा हूं? क्योंकि थर्ड प्रोवाइजो यहां पर ये है कि जस्ट बिकॉज यू वांट टू कंडक्ट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ अ पर्टिकुलर अक्यूज्ड, ओनली फॉर दैट रीजन यू कैन नॉट रिजेक्ट बेल। आप ये नहीं कह सकते कि यार बेल तो मुझे देने का मन है, लेकिन अगर बेल दे दिया तो तुम छूट के चले जाओगे। फिर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कैसे होगा तुम जेल से बाहर होने के बाद? एक बार जेल से बाहर है तो वापस जेल तो नहीं बुलाएंगे तुमको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, तो यू विल लीव। तो इसीलिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू कीप यू इनसाइड, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू बेल, क्योंकि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो, ये आप नहीं कर सकते। दिस के नॉट बी द रीजन टू रिजेक्ट बेल। ठीक है? दैट इज व्हाट प्रोवाइजो नंबर 3 is saying। And the last proviso is saying that पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी या एपीपी या एपीपीओ, जो भी अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप बुलाते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये अपॉर्चुनिटी हम 436 में नहीं देते, बिकॉज 436 में इट्स अ राइट ऑफ द अक्यूज, है ना, बेलेबल ऑफेंस में इट्स अ राइट। सो सिंस इट इज हिज राइट, ही कैन अप्लाई। अब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आके अपना सर पीटे कि भाई इसको बेल मत दो, तब भी मैजिस्ट्रेट क्या कर पाएगा? मैजिस्ट्रेट्स हैंड्स आर टाइट, उसको तो बेल देना ही देना है। ठीक है? लेकिन 437 में, क्योंकि द डिस्क्रिशन इज ऑफ द मैजिस्ट्रेट और ऑफ एनी जज हु इज गिविंग द बेल, नॉट जस्ट मैजिस्ट्रेट, वेदर इट्स एन असिस्टेंट सेशंस जज और अ सेशंस जज, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू बी हर्ड ऑन दिस पॉइंट, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सुनवाई हो इस चीज पे। ठीक है? ये सेक्शन 437। Several conditions can be imposed. One important case here is Anwari Begum versus Sher Mohammed, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि क्या क्या व्हाट आर द थिंग्स दैट द कोर्ट शुड लुक एट बिफोर ग्रांटिंग सच अ बेल। ऐसे बेल ग्रांट करने से पहले कोर्ट को क्या क्या चीजें देखने होते हैं? दे शुड लुक एट द नेचर एंड एक्यूजेशन एंड सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट, नेचर ऑफ एक्यूजेशन एंड सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट, कि क्या किस प्रकार का एक्यूजेशन है और व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। द एप्रीहेंशन ऑफ टैम्परिंग द एविडेंस और थ्रेट टू विटनेसेस, कि क्या ये जाके विटनेसेस को धमकी देगा कि अब तो मैं जेल से छूट के आ गया, देखना अगर फिर तुम मेरे खिलाफ जाके गवाही दो तो मैं तुमको भी आई विल शो यू द सेम थिंग। या विल ही टैम्पर एविडेंस, ऐसा कोई डर है? एंड व्हाट इज द प्राइमा फेसी satisfaction of the charge, etc. And then there are Prahalad Singh Bhati also. Let me actually take you to the case judgment itself, PPT से थोड़ा हटके।
डायरेक्टली हम वहीं से देख लेते हैं प्रहलाद सिंह भाटी को. इट्स एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट, प्रहलाद सिंह भाटी. ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ. मिनट, विल रीड द रेलेवेंट पार्ट. ओके, देखिए, दिस इज प्रहलाद सिंह भाटी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2001. ओके, Justice K.T. Thomas, who writes one of the most interesting judgments there is. I'm a fan of like judges like these who write very good judgments, be it Krishna Iyer, Justice Krishna Iyer, or Justice K.T. Thomas. Okay, so um, let's see. Right, not able to see the screen. Someone says, "Is the screen visible?" It's not. Can everybody see this uh, judgment? Yeah, it is visible. Everybody says. Okay, okay. Thank you so much, everyone. It is visible, right? So let's directly go to the relevant part in this. This case, see here, right? See, the jurisdiction to grant bail has to be exercised. मैं paragraph 8 पढ़ रहा हूँ, ठीक है? Please follow, okay? Closely follow. I'll just read it out. The jurisdiction to grant bail has to be exercised on the basis of well-settled principles, having regard to the circumstances of each case and not in an arbitrary manner. While granting the bail, the court has to keep in mind the nature of the accusations, the nature of evidence in support thereof, the severity of the punishment which conviction will entail, the character, behavior, means, and standing of the accused, circumstances which are peculiar to the accused, the reasonable apprehension of the witnesses being tampered with, the larger interests of the public or state, and similar other considerations. तो उन्होंने एक बहुत लंबी फहरिस्त दे दी. इट्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कोर्ट्स शुड कंसिडर बिफोर ग्रांटिंग अ बेल. ये सारी चीजें आप देखें कि अगर ये इंसान बाहर जाता है तो क्या क्या खतरा हो सकता है और ये एक्यूजेशन कितना बड़ा है. All of these will have to be looked at, and only then a bail has to be granted. Okay, I hope you know that is clear. Okay, the seventh paragraph is also relevant here. I'll just read one sentence here. Powers of magistrate while dealing with the applications for grant of bail are regulated by the punishment prescribed for the offense in which the bail is sought. Generally speaking, if punishment prescribed is for imprisonment for life and death penalty, and the offense is exclusively triable by the Court of Sessions, the magistrate has no jurisdiction to grant bail unless the matter is covered by provisos. तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो एक्सक्लूसिवली इट इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस जज ट्राई कर सकता है वो ऑफेंस. 302 इज अ गुड एग्जांपल. इन सच केसेस मैजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता. The bail will have to be given by Court of Sessions itself. Magistrate can give bail only after that 90-day period or 60-day period as the case may be, because mandatory bail magistrate can give. Otherwise, the magistrate cannot give a bail in cases where trial has to be conducted by Sessions Court and not by the magistrate. ठीक है? आई होप दैट्स क्लियर. ओके, ये था प्रहलाद सिंह भाटी. इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए. वैसे मैं पीपीटी दे दूंगा तो रहेगा ही, लेकिन अपने खुद के नोट्स आप बना रहे हैं. आई होप आप बना रहे हो. ठीक है, तो ये रिसेंट जजमेंट है मुरसलीन त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इसके अंदर यही प्रिंसिपल्स, वैसे एक दो महीने पुराना जजमेंट है बस. ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए बिकॉज रिसेंट जजमेंट है. आई एम अपडेटिंग दिस पीपीटीज एज एंड व्हेन सम ऑफ द अदर जजमेंट कम्स. तो ये जजमेंट में भी उन्होंने वही, कोई नई चीज नहीं है. इट्स द सेम थिंग दैट हैज बीन रिपीटेड.
but they are saying here that when granting bail in ordinary matters, court should not impose onerous conditions. कोई difficult conditions, बहुत ज्यादा surety, securities ना पूछें. Ordinary matters में be liberal. Such conditions should be limited to exceptional circumstances, and courts have discretion in granting bails, and that discretion should be applied liberally. तो जो भी discretion है bail grant करने के लिए, वो liberally उसको apply करें. It should be invoked liberally is what the Supreme Court is saying. So there is a very recent case, might be asked, in any exam this year or next year, Mursaleen Tyagi versus State of UP. So please do remember that. Okay. All right. Now we go to anticipatory bail. Okay, this is a third kind of bail. So let's go to anticipatory bail. See, in anticipatory bail, we have some difference. Okay, especially if you're preparing for, civil judge junior division exam, junior civil judge exam. I'm not saying it's not important, but it's possible that they might not ask a question 438. I'm just saying it's possible that इस पर शायद सवाल नहीं है क्योंकि magistrate does not have any power to grant anticipatory bail. तो आप तो मैजिस्ट्रेट की तरह अपॉइंट होंगे अगर आप सक्सेसफुल रहेंगे उस एग्जाम में, तो आपके पास जो पावर नहीं है उसका पूछ के क्या फायदा. तो मैंने ज्यादा देखा नहीं है इसके ऊपर कोई प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह. हाउएवर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर जुडिशरी, मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपको, क्योंकि you will be appointed as a sessions judge and sessions judge has the power under 438. So what is anticipatory bail? See, the bail is not anticipated. कहने को तो anticipatory bail है word, जो phrase is anticipatory bail, but we are not anticipating bail. What are we anticipating? We are anticipating arrest. ठीक है? We are anticipating arrest. So it is not anticipating bail, it is a bail in anticipation of arrest. ठीक है? आपको डर है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा. You are afraid, you are apprehensive that you might be arrested. तो अरेस्ट होने से पहले ही आप सेशंस कोर्ट के पास भागते हैं या हाई कोर्ट के पास भागते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए वो आ रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, आप अभी बेल दे दें. तो दैट इज एंटिसिपेटरी बेल. ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. तो अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाता है, देन यू कैन सिंपली टेक दैट बेल एंड गो होम. जब पुलिस आपके पास आती है अरेस्ट करने के लिए, आप पुलिस को वो बेल दिखा देंगे कि देखो आई एम वन स्टेप अहेड ऑफ यू, हाहा. you know, I have taken bail even before you have arrested me. So now please leave. The police will look at that bail and they'll leave. They cannot arrest. Okay, so that's how anticipatory bail works. Let's look at the section, whatever the proviso says, and we'll understand. Okay, it says when there is a reason to believe that a person may be arrested on accusation of a non-bailable offense. सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही एंटिसिपेटरी बेल आप ले सकते हैं. बेलेबल ऑफेंस में यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर एंटिसिपेटरी बेल. ओके, so when there is a reason to believe that a person may be arrested on accusation of a non-bailable offense, he may apply for an anticipatory bail. वो अगर चाहे तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है. कहां पर? बिफोर द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन. इसको मैजिस्ट्रेट को यहां पर ना लाए, मैजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर. ठीक है, बिफोर द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन. अब आप ये ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट तो मेंशन नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर नहीं. सुप्रीम कोर्ट obviously has plenary jurisdiction. They definitely obviously have jurisdiction to do whatever they want to. ठीक है, तो just because it's not mentioned ऐसा नहीं है. ठीक है, बट आप हाई कोर्ट के पास जाएं या कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएं, ये चीज कह रहा है. ठीक है, देन द कोर्ट में either reject the application or issue an interim order for bail. तो कोर्ट ये कर सकता है कि नहीं, हम नहीं सुनवाई कर रहे हैं, तो रिजेक्ट कर दिया. या कोर्ट ये कह सकता है कि हम इंटरिम ऑर्डर दे देते हैं, मतलब अगले 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आपको एंटिसिपेटरी बेल देते हैं, और इन 3-4 दिन में आपकी भी हम प्रॉपरली सुनवाई करेंगे. वी विल हियर यू प्रॉपरली एंड वी विल ऑल्सो हियर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रॉपरली, एंड देन वी विल एक्चुअली डिसाइड वेदर एंटिसिपेटरी बेल शुड बी गिवन और नॉट. जब तक सुनवाई हो रही है तब तक इंटरिम ऑर्डर दिया जा रहा है. दैट कोर्ट कैन डू.
और द कोर्ट कैन सिंपली से कि नहीं इंटरिम ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं है, लेट्स just wait for the public prosecutor to come. We will hear the public prosecutor also. दोनों तरफ सुनवाई होगी. Public prosecutor मतलब he is essentially representing prosecution. So we'll hear public PP also. We'll hear obviously the petitioner who has asked for bail, and then they can give anticipatory bail. And then there can be conditions imposed. These are very regular conditions कि जब भी पुलिस बुलाएगी इंट्रोगेशंस के लिए आपको जाना पड़ेगा. कोई आप इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस नहीं कर सकते, कोई विटनेस को थ्रेट नहीं कर सकते, कोई एविडेंस को टैंपर नहीं कर सकते, आप इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते. ऐसे कोई भी कंडीशंस अगर हो वो एंटिसिपेटरी बिल में अप्लाई हो सकती है. ठीक है. नाउ दैट्स हाउ एंटिसिपेटरी बिल वर्क्स, राइट. देयर आर अ कपल ऑफ केसेस हियर. One is Gurbakh Singh Sibia versus State of Punjab, and the other one is Sushila Agarwal versus NCT of Delhi. Both are constitution benches, 5-judge cases. Sushila Agarwal is a recent one, which has reiterated Gurbakh Singh Sibia. It's important that you remember both of these. Gurbakh Singh Sibia में anticipatory bails के guidelines दिए गए हैं. This is the most important case as far as anticipatory bail is concerned. The same guidelines have been reiterated in Sushila Agarwal. This is also a constitution bench, 5-judge bench of the Supreme Court. So those have been reiterated here. Okay. Now, let's see what these judgments have said. Let's look at the guidelines in Gurbakh Singh. After that, I'll just show you one paragraph from Sushila Agarwal itself, the judgment itself. Okay. What is the Supreme Court saying in Gurbakh Singh Sibia? This is only for anticipatory bail. Okay. It says the court has wide discretion even to give bail in offences which are punishable with death or life. Meaning, even if the apprehension is of 302, that an accused is saying that, they might arrest me for murder. Even in such cases, the Court of Session or High Court can give anticipatory bail. Discretion is wide. Court should examine the matter objectively. Okay. While it is legally possible, the court should avoid passing ex parte orders. Although court can do it, ex parte मतलब एक ही तरफ सुनवाई हो रही है. Only the bail petitioner is being heard and the prosecution is not being heard. तो एक ही तरफ सुनवाई हो रही है. एक को सुन के भी अगर कोर्ट चाहे तो they can give bail. It is possible. But the court should ideally avoid these. Courts जो है avoid करें तो बेहतर है. ठीक है. They should avoid such ex parte orders. Okay. Next. Blanket orders are not contemplated by section 438. Blanket orders meaning, what is the meaning of blanket orders? You cannot go to the court and say, I might be arrested. Then the court is going to say, okay, for what? What is the threat? किसके लिए आप अरेस्ट होंगे? किस चीज के लिए आप अरेस्ट होंगे? बताएं. तो then you are saying कि मुझे नहीं पता, कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए अरेस्ट हो सकते हैं. So the court is not going to then say, okay, ठीक है, then we'll just give you anticipatory bail. आप किसी चीज के लिए अरेस्ट नहीं हो सकते. It's a blanket order. Police cannot arrest you for anything. नहीं. These blanket orders cannot be given. It should relate to specific accusation. What is the apprehension? क्या डर क्या है? आप बताएं कि कौन सा ऑफेंस आपको लगता है कि आपके खिलाफ लगाया जाएगा. वो आप बताएं, उसके बाद ही आप एंटिसिपेटरी बेल मांग सकते हैं. बट ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं हो सकता. ठीक है. FIR is not a condition precedent. ऐसा नहीं है कि कोर्ट विल से कि ओके देयर इज एन एप्रीहेंशन that you might be arrested, but FIR भी नहीं हुई अभी तक. तो आपको क्यों अरेस्ट करेंगे? तो आप पहले FIR तो होने दीजिए, उसके बाद आइए एंटिसिपेटरी बेल के लिए. नहीं, ऐसा नहीं. एंटिसिपेटरी बेल कैन बी गिवन इवन बिफोर FIR. FIR से पहले भी दिया जा सकता है. ठीक है. बट इट कैन नॉट बी गिवन आफ्टर अरेस्ट. एक बार अरेस्ट हो गया तो अब बेल आप 437 में मांगिए, 438 में नहीं. Once arrest has already happened, what are you anticipating now? Arrest हो चुका, क्योंकि arrest हो गया, अब there is no role of 438.
the bail will only have to be applied under 437 after the arrest. Okay. Now bail will be effective till the conclusion of trial. जब तक ट्रायल खत्म होगा तब तक बेल इफेक्टिव होगा. ऐसा नहीं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दी तो एंटिसिपेटरी बेल हट गई. ऐसा नहीं होगा. टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल द बेल विल कंटिन्यू. ओके. एंड इफ द कोर्ट वांट्स इट कैन इवन कैंसल द एंटिसिपेटरी बेल. अगर कोर्ट को बाद में लगे कि यार हमने इसको दे दिया लेकिन ये तो बड़ा नाच रहा है बेल लेके, एंटिसिपेटरी बेल लेके, एंड वी आर स्केयर्ड दैट ही माइट डू फॉर ही माइट कमिट अनदर क्राइम और समथिंग, तो अगर वो चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए कैंसिल करने के लिए थ्रेशोल्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू गिविंग बेल. वाई? क्यों कैंसिल करने के लिए थ्रेशोल्ड क्यों ज्यादा है? इसीलिए क्योंकि canceling a bail that is given by the court would mean that they are reviewing their own order. पहले कोर्ट ने बेल दिया, फिर कोर्ट कह रहा है नहीं 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 हम बेल वापस ले रहे हैं, अब बेल नहीं दे रहे. तो नाउ द कोर्ट हैज टू शो कि पहले आपने क्यों दिया, जब आपने दिया था क्या सोच के दिया था, अब ऐसी क्या चीज बदल चुकी है, व्हाट आर द चेंज इन सर्कमस्टांसेस दैट यू आर चेंजिंग योर माइंड. ऑल ऑफ दिस हैज टू बी written in that order as to why you are changing your mind. Is there something new information that you have received that has to be written? ये सब बताते हुए the court may cancel the bail. Okay, and they're saying that it should be given in exceptional circumstances. Anticipatory bail, the rule of bail and not jail जो 437 में होता है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता. देखिए 437 में सुप्रीम कोर्ट हैज अगेन एंड अगेन आस्क्ड द कोर्ट्स टू बी लिबरल. अभी हमने देखा ना रीसेंट जजमेंट भी जो हमने देखा था मुरसलीन त्यागी में, उसमें भी उन्होंने कहा 437 में डिस्क्रिशन है, बी लिबरल. कोर्ट्स को उन्होंने कहा आप लिबरल रहें, कोई बेल मांग रहा है तो अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो आप बेल दे दिया करें. लेकिन ये जो लिबरल एटीट्यूड है जो 437 में हम कोर्ट्स यूज करेंगे, ये एटीट्यूड 438 में नहीं होगा. एंटिसिपेटरी बेल एक्सेप्शनल केसेस में ही दिया जाता है, इतना लिबरली उसको नहीं दिया जाता. ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. अब मैं एक अब ये पीपीटी तो मैंने वही पैराग्राफ से भर दी सुशीला अग्रवाल के लिए. ठीक है. ओके. समझ सही इन द चैट के अगर कैंसिल कर दे तो ऐसा होगा कि पहले बेल दिया फिर पेल दिया. राइट. हाँ ऐसा ही होगा अगर बेल कैंसिल करे. लेट मी शो यू द जजमेंट. ये सब ना लिखें एग्जाम में प्लीज. ओके. My Zoom is a little slow. I'm sorry. Don't know what's happening. Okay, so this is सुशीला अग्रवाल. ठीक है. मैं आपको कवर पेज दिखा देता हूँ ताकि you know see the year and everything. सुशीला अग्रवाल वर्सेस इन सिटी ऑफ दिल्ली 2020 का जजमेंट है. ओके. अ 5 जज बेंच, 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. कौन सा पेज नंबर था जहाँ पर देखिए द लास्ट फ्यू थिंग्स. ओके. same thing is being repeated. These are the guidelines basically. ये सारे guidelines हैं anticipatory bail के. पैराग्राफ 92 में सारे guidelines हैं. ठीक है. तो they are saying these things कि consistent with the judgment in Gurbakh Singh Sibia versus State of Punjab, when a person complains of apprehension of arrest and approaches for order, the application should be based on concrete facts, not on vague or general allegations. आप concrete facts बताएं कि कौन सा offense हो रहा है. Application seeking anticipatory bail should contain bare essential facts relating to the offense and why the applicant reasonably apprehends arrest, as well as his side of the story. क्यों उसको डर लग रहा है कि वो अरेस्ट होगा. और ये सारे गाइडलाइंस उन्होंने देखे हैं. मैं एज अ होमवर्क आप ले लीजिए प्लीज गुरबख्श सिंह सिबिया का ये एक पैराग्राफ 92 में जो गाइडलाइंस हैं ये आप एक बार पढ़ें. 2-3 पेज के ही हैं. ठीक है. तो क्योंकि क्लास का टाइम मैंने बहुत ज्यादा ऑलरेडी ले लिया और मुझे काफी कुछ करना है तो आई एम जस्ट सेइंग कि देखिए ये गाइडलाइंस हैं, ये पढ़ें. एन ऑर्डर ऑफ एंटिसिपेटरी बेल शुड नॉट बी ब्लैंकेट इन द सेंस दैट ऑल ऑफ दैट. सो प्लीज डू रीड. ओके. बस एक पैराग्राफ ही ये पढ़ें, 2 पेज ही होगा. ओके. एज अ होमवर्क आप ले लें सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली. ओके. चलिए मैं वापस चलता हूँ
अपने पीपीटी पे. दिस इज एज फार एज बेल इज कंसर्न. अगर मॉडिफिकेशन ऑफ कोई बेल कंडीशन है या कैंसिलेशन ऑफ बेल है, वो सेक्शन 439 में होता है. 439 से अगेन कोर्ट ऑफ सेशंस या हाई कोर्ट कोई भी एक बेल के कंडीशंस को ऑल्टर कर सकता है या कोई एक बेल को कैंसिल भी कर सकता है. वो पावर 439 में दिया गया है. ठीक है. दिस इज विथ रिगार्ड टू बेल. आई होप दिस इज क्लियर. हैव यू अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लैरिटी आई है बेल के टॉपिक में? शिफा कैन प्लीज प्रोवाइड अस द स्लाइड्स. आई प्रॉमिस टू प्रोवाइड यू द स्लाइड्स राइट आफ्टर दिस क्लास. ठीक है, क्लास हो जाए मैं पीपीटी इनको जुडिश्योर के टीम को भेज दूंगा. वो जहां डालना चाहे वो डाल सकते हैं. ठीक है. ओके, यू कैन डू वट एवर विद दीज स्लाइड्स. ओके. केस लॉस भी भेजें. ओके. यार ये तो इंडियन कानून में मिल जाएंगे ना? वो पीपीटी में ऑलरेडी दे हैव बीन मेंशन. ठीक है, तो आई होप. यस, कोई पूछ रहे हैं अनुपम सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अनुपम कुलकर्णी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो उसका मैंने आपको डिस्कशन किया था ना, अनुपम कुलकर्णी से ही सेंथिल बालाजी डेवलपमेंट है. ठीक है. वेयर विल वी गेट द स्लाइड्स? जुडिशोर का नंबर तो आपको पता होगा. ग्रुप्स पे आई थिंक दे विल पोस्ट इट. उस नंबर पे दे दीजिए, वो भेज देंगे आपको स्लाइड्स, अगर आपको ग्रुप में आप नहीं है तो. सर, व्हेन विल द न्यू सीआरपीसी एविडेंस आईपीसी कम इनटू प्ले? व्हेन इट इज पास्ड अबू बकर, जब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तब. कब होगा पार्लियामेंट में पास वो मुझे नहीं पता, वो पार्लियामेंट को ही पता होगा. और अभी तक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से आई है रिपोर्ट. एंड वंस पार्लियामेंट में जाएगा फिर डिबेट वगैरह होगा, अमेंडमेंट्स वगैरह होंगे, तब जाके पास होगा. फिर वो प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे, तब जाके वो सब आएंगे. अभी उसकी चिंता आप ना करें. वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, इतना सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए. अब आप उसकी चिंता आप ना करें. ठीक है. ओके. somebody is saying what is the number? यार मैं नंबर, लेट मी कॉपी पेस्ट. ठीक है. This is one number. Another number is. मैंने इतने लोगों को दे के ना मुझे याद हो गए. JudiSure, right? These are the numbers. Okay. All right. So let's go to the next topic. ठीक है. I hope there is one question. There are many questions, but वो the repeated questions ही लग रहे हैं. Can a person directly approach the High Court for anticipatory bail? Definitely, he can. Okay, there's no problem with that. Atikul Barigan, what procedures to be? You're shouting at me with all caps. What procedures to be followed in case of false FIR is registered? आता हूं मैं उस चीज पे. नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही है. ठीक है. क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. ओके. चलिए यहाँ तक तो ठीक है. ओके. हाँ, पुलिस कैन ऑल्सो ग्रांट बेल, स्टेशन बेल उसको कहते हैं. ओके. लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके. Which is during investigation. Okay, during investigation, police records some statements, and these are called 161 statements. Okay, so there are two topics left that I have to cover today. थोड़ा सा ज्यादा भी टाइम ले लें, ठीक है, तो भी मैं आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि ये सीआरपीसी की क्लास अब खत्म हो जाएगी. उसके बाद में जो कोर्स में एनरोल होंगे उन्हीं को मैं सीआरपीसी पढ़ाऊंगा. तब तो खैर मैं 30 घंटे लेके पढ़ाऊंगा सीआरपीसी बहुत डिटेल में. ओके. बट अभी तो वी आर सॉर्ट ऑफ डन विद सीआरपीसी विद दिस सेशन. तो थोड़ा सा ज्यादा भी मैं अगर टाइम ले रहा हूँ तो प्लीज हैव सम पेशेंस. मुझे दो बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने. एक अबाउट 161 स्टेटमेंट्स, 164 स्टेटमेंट्स, ये एक टॉपिक है. और दूसरा अबाउट फाइनल रिपोर्ट एंड अबाउट चार्जशीट. ये मुझे I have to discuss. Okay. बाकी का जो भी whoever is joining the course, 4th December से the course is starting. So I'll teach there in detail CRPC. ठीक है. ये सब जो मैं पढ़ा है इसके ये फिर से पढ़ाऊंगा and we'll do that in detail. But for now I just have to do this much. Okay. How can we join the course? Yeah, go to website judicial.com. You'll find the details there. Okay. अभी के लिए. Okay. Let's start with this.
इन्वेस्टिगेशन के दौरान व्हाट विल हैपन, ओके, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, कल हमने बात की थी कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बहुत सारी चीजें करती है, राइट? दे विल, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ मर्डर, ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, वहां पर सीन ऑफ ऑफेंस पंचनामा कर रहे हैं, ओके, और वो जो भी ब्लड सैंपल्स वगैरह हैं वो भी कलेक्ट करके फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेज रहे हैं। a lot of things that police does, okay, सर्च एंड सीजर भी हो रहा है सेक्शन 90 टू 100 के अंदर, सर्च एंड सीजर पूरा टॉपिक है, तो दैट आल्सो दे विल डू, ये सब पुलिस करेगी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस पुलिस विल डू, ओके। One very important thing that police does in all of this is that they will record the statements of the witnesses. विटनेस के स्टेटमेंट्स पुलिस रिकॉर्ड करती है, ठीक है, जो भी विटनेस के स्टेटमेंट्स होंगे वो पुलिस रिकॉर्ड करती है, एंड दीज स्टेटमेंट्स आर देन हेल्पफुल फॉर देयर इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल है। अब एक विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, उससे उसके बाद हो सकता है उस इंफॉर्मेशन से इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ा, दूसरे स्टेटमेंट, दूसरे विटनेस ने कुछ बताया तो इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा, ऐसे दे विल रिकॉर्ड सम स्टेटमेंट्स। ये पावर कहां पर है? सेक्शन 160 is saying that police officer can give a notice, an order to any person, any witness, asking him to come to the police station. पुलिस ऑफिसर एक इंसान को ऑर्डर दे सकता है कि ये लिखित में, इन राइटिंग, कि इस टाइम पर इस डेट पे आप पुलिस स्टेशन आ जाएं, ठीक है। हाउएवर इट सेज a woman or a person below 15 years of age can only be required to attend at their place of residence. एक वुमन को आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते, एंड एनी पर्सन हु इज लेस देन 15 ईयर्स, 15 साल से कम के बच्चे को आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। पुलिस खुद उनके घर जाएगी और वहां पर उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे, स्टेटमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड देयर, ओके। ये है सेक्शन 160, ओके। नाउ आई विल गो टू 161, क्योंकि हम कहते हैं 161 स्टेटमेंट, सो व्हाट इज 161 स्टेटमेंट्स? इन 161 दे आर, इट सेज दैट it allows a police officer or any other officer ordered by him to orally examine a person acquainted with the facts of the case, okay। accused को भी अगर चाहे तो they can examine, ये ना कहें कि 161 सिर्फ स्टेटमेंट सिर्फ विटनेसेस के होंगे, accused को भी अगर पुलिस चाहे तो they can examine, बट यहां पर क्या चीज होगी? अगर पुलिस कहे accused को कि अच्छा बैठ के आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, और पुलिस कहे कि बताइए आपने क्या हत्या की थी, the accused does not have to answer this question. Why? Because he has a fundamental right under Article 20, Clause 3 of the Constitution, right against self-incrimination. A person cannot be compelled to be a witness against himself. एक इंसान को उसी के खिलाफ गवाही बनने से वो अपने आप को रोक सकता है, उसका वो हक है, इट्स हिज फंडामेंटल राइट। अगर वो वॉलंटरली बोलता है तो वो बोल सकता है। मान लेते हैं, फर्ज करें कि पुलिस ने सवाल पूछा और अक्यूज करता है कि हाँ ना, मैंने तो हत्या की है, आई हैव कमिटेड द क्राइम, आई हैव कमिटेड मर्डर। आप बताएं, इज दैट स्टेटमेंट एडमिसिबल इन कोर्ट? क्या पुलिस इस चीज को रिकॉर्ड करके कोर्ट में कह सकती है कि देखिए मैं, हमने रिकॉर्ड किया है, उसने कहा है उसने मर्डर किया और हमने रिकॉर्ड किया, अब आप कन्विक्शन दीजिए? इज दैट एडमिसिबल? आई एम लुकिंग एट द चैट, ओके, वेरी गुड, ओके। wow, someone is to this thing, your thumbs down भी दे रहे हैं, okay, right, very good, some people are also writing section, ठीक है, excellent, okay। no, ये तो इतना बेसिक रूल है ना, सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट, that confession to a police officer cannot be proved, right? So ये तो नहीं हो सकता। तो there is
you have to, when you're writing an answer, अगर 161 स्टेटमेंट्स पे कोई क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट टू पुलिस ऑफिसर, ये सारी चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भी लिखना है और आपको सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट भी लिखना है। दिस इज हाउ यू इंटरलिंक वेरियस एक्ट्स। ओके, so it says, so basically, whenever accused is asked this question, he need not answer. He has a right to remain silent. Silent. He can completely remain silent. Nandini Satpathy versus PL Dani has stated this. Okay. Do you know who Nandini Satpathy was? Anyone? She was the chief minister of Orissa. Yeah. Okay, so right, she was the chief minister of Orissa, and this is a case where she was, asked to come to the police station for interrogation. Interrogation हुआ था थोड़ा बहुत, but she said, "I'm not answering any questions. I'm not even participating in this interrogation, unless there is a lawyer present." तो ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "Yes, the accused has a right to have his lawyer present." That's number one. And second, they have said that the accused has the right to remain silent. They have said even the witness has the right to remain silent. Accused ही नहीं है. Article 20 clause 3 will also apply for a witness. अगर मान लीजिए किसी की हत्या हुई है और एक अक्यूज को अंडर डाल दिया, आप उस अक्यूज के दोस्त हैं, यू आर अ फ्रेंड ऑफ दैट अक्यूज, और आपका स्टेटमेंट 161 स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड कर रही है, और पुलिस आपको पूछती है कि बताओ यार, जब हत्या हुई थी ना, तो तब क्या आप अक्यूज के साथ थे, क्योंकि आप तो उसके दोस्त हैं, तो क्या आप अक्यूज के साथ थे जब मर्डर हुआ था? और अगर आप कहें कि हाँ मैं अक्यूज के साथ था, अब आप विटनेस कहाँ रहे? आप खुद अक्यूज बन गए, अकम्प्लिस। द पुलिस विल से दैट यू आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस क्राइम, है ना? तो बिकॉज इट विल इंक्रिमिनेट यू, you can say that even though you're a witness, you can still avail of the fundamental right of Article 20 clause 3, and you can simply remain silent. Okay, in one of these judgments, Justice Krishna Iyer very nicely put it. He said that the accused and the witnesses always have the right to permissible silence. This is the phrase that he has used, Justice Krishna Iyer. Okay, he has the right of permissible silence, meaning he can keep silent, वो खामोश रह सकते हैं, and that silence is permissible because it is his right. Okay, so that's how 161 statements are there. Okay, this is Nandini Satpathy versus PL Dani. I have, given all of these. Supriya Jain versus State of Haryana happens to be the recent judgment on this point, 2023, where they said witness cannot be asked to sign his 161 statement. Now, this is already given in section 162. 162 एंड 163, ये सेक्शंस जो हैं सीआरपीसी में, वो ये कहते हैं कि 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, एक विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, पुलिस ये नहीं कह सकती कि यहां पर आप साइन करें, आप ही का स्टेटमेंट है, आप नीचे साइन करें। नो, इफ द विटनेस साइंस द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट मे लूज द वैलिडिटी। वो वैलिडिटी शायद वो स्टेटमेंट की नहीं रहेगी, बिकॉज 161 statements are not at all substantive piece of evidence. वो substantive piece of evidence है ही नहीं. That's not at all a strong piece of evidence. इसलिए साइन करके उसको बाइंड करना कि तुम साइन करो क्योंकि तुमने स्टेटमेंट दिया है, this is not allowed by law. Can anybody tell me, थोड़ा लॉजिकली आप खुद सोचें कि why is 161 statement not strong evidence? 161 स्टेटमेंट जो पुलिस रिकॉर्ड करती है एक विटनेस का, वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्यों नहीं है? ड्यूरिंग द ट्रायल उसको हम क्यों नहीं कहते स्ट्रॉन्ग एविडेंस? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट व्हाट इज द लॉजिक? Okay, Apurva is saying no cross examination. Okay, okay, everybody is saying compulsion, police bias given to police, right? Okay, yeah, okay, fear of police brutality, yes, very good. Okay, in the custody of police,
It's not confession. I'm just talking about 161 statement. ठीक है, confession जरूरत नहीं है. But everybody, Shreya, Garg, Pulkit, Nidhi Modi, Tushar, Aman, Abhay, Arya Pandey. Oh my God, too many names for me to read. But all of you are absolutely correct. ठीक है. The reason is this, and I'll give you the correct reason. Police brutality, all of that ठीक है. हो सकता है कि पुलिस जबरदस्ती करे. But police are in a criminal trial. Police are not impartial. They are on the side of the prosecution. है ना? In a criminal trial, police are not impartial. मतलब ये नहीं बोल रहे कि नहीं पुलिस शायद impartial होगी, ऐसा नहीं है. The police are definitely not impartial in a criminal trial. They support prosecution. They want prosecution to succeed. And since they want prosecution to succeed, the evidence that the police records, 161 statements, that is a record which is maintained by one side of the criminal trial. क्योंकि अगर पुलिस 161 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके लेकर आ रही है, अक्यूज भी कहेगा कि मैं भी कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड करके लेकर आऊंगा. विल दे बी रेलेवेंट? नो. ठीक है. सो this is the reason why 161 statements are not strong, and signature will not happen on those 161 statements. Okay, I'll show you one chart sheet जिसके अंदर 161 statements में मैं दिखाता हूँ. Let me open a document. I've actually skipped showing a few things. मेरे पास I brought a few more documents to show, police custody order, bails, etc. वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए let me show you um, how 161 statements look like. This is a chart sheet. Okay, wow, too bright for my eyes. Okay. All right, Hyderabad, etc., etc., etc. ठीक है. What are the sections? My uh, PDF is stuck. Okay, what are the sections here? 457 and 380. क्या हुआ? बता सकते हैं आप सेक्शन देखिए कि क्या ऑफेंस हुआ होगा. 457 and 380 आईपीसी लगा है मतलब. 457 is थेफ्ट तो हुआ डेफिनेटली. 380 में हुआ थेफ्ट. ठीक है. सो या क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बेसिकली, एंड थेफ्ट. ठीक है. ओके, ये हुआ है. राइट. तो अक्यूज्ड हैं. सी, दिस इज हाउ अ चार्ज शीट लुक्स लाइक. ओके, ये चार्ज शीट होता है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, डिवीजन, क्राइम नंबर, चार्ज शीट नंबर, डेट दिया है उन्होंने, सेक्शंस दिए हैं. व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस थिंग? चार्ज शीट या फाइनल रिपोर्ट. मैं फाइनल रिपोर्ट क्या होता है मैं बाद में आता हूँ. ठीक है. इफ इट इज फॉल्स और मिस्टेक ऑफ लॉ, ये यहाँ पर नहीं है एप्लीकेबल. ओरिजिनल चार्ज शीट, आई विल कम टू ओरिजिनल चार्ज शीट एंड सप्लीमेंट्री चार्ज शीट के ऊपर भी. ये चार्ज शीट है. हम ये चार्ज शीट पे बाद में देखेंगे जब मैं चार्ज शीट का टॉपिक करूंगा थोड़ी देर में. लेट्स नाउ लुक एट 161 statements. See, these are 161 statements. Okay. Uh, Statement by so and so, this person, age, son of, age, क्या काम करता है वगैरह वगैरह, etc. All of that. He stated that. He has stated this. I so and so all of this, and my friend by this name came to Hyderabad at 9 a.m. We both accommodated at lodge, namely Tanisha Lodge, situated somewhere in Jubilee Hills, and we stayed there. तो रात के 2:30 को क्या हुआ था? They have stayed in room number 205 of this lodge, and there was some valuables, some cash, there was a bag, and that bag went missing. ठीक है. तो ये 161 स्टेटमेंट उन्होंने क्या है. सिग्नेचर लास्ट में किसकी है? सिग्नेचर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की है, एसआई ऑफ पुलिस, नॉट द सिग्नेचर ऑफ दिस थिंग. ठीक है. कोई पूछ रहे हैं हैंड राइटिंग स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल. यार ये तो पुलिस ने लिखा है ना अपने हाथों से. ठीक है. 161 स्टेटमेंट तो हाथ से लिखें या टाइप करें, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? कहीं पर भी ऐसा नहीं है. देयर इज नो लॉ कि टाइप राइटिंग रिटन ही होना चाहिए. इवन कोर्ट्स जजमेंट भी दे तो हाथ लिख से लिख के दे सकते हैं. जज कैन राइट इट बाय हिज हैंड एंड गिव. ठीक है. कोई बोल रहे हैं हैंड राइटिंग बड़ी गंदी है. अब उसका कुछ नहीं कर सकते. ये भी लॉ नहीं है कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए.
ठीक है। तो एनीवे, तो खैर ये दूसरे विटनेस का 161 स्टेटमेंट है, ठीक है, वो भी कुछ कह रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ 161 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ठीक है। ये अच्छी हैंडराइटिंग है ना, दिस इज द रिपोर्ट दैट वाज लॉन्च्ड बिफोर द पुलिस, ये रिपोर्ट है, ठीक है। पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है यार, उसी जिसने ये लिखा है एसआई ने, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो तो कोर्ट आएगा ना, तो उसी से पढ़ा लेना। आप मैजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, वो 10 बार पढ़ेगा आपके सामने खड़े होकर, ठीक है। तो ओके, अच्छा खैर, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, ओके। दिस इज द ओरिजिनल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के पे एफआईआर हुआ था, और उसके बाद वो 161 स्टेटमेंट्स लिखे गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ 161 स्टेटमेंट्स लुक लाइक, ओके। नाउ सुप्रिया जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये जजमेंट है। इन्होंने ये कहा कि विटनेसेस दे कैन नॉट बी आस्क्ड टू साइन 161 स्टेटमेंट, और अगर इफ द विटनेसेस रिफ्यूज टू साइन 161 स्टेटमेंट, पुलिस कैन नॉट रजिस्टर अ केस अगेंस्ट देम, कि हमारे कहने पे आप साइन नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ रजिस्टर करेंगे केस, वो भी 180 में, कि यू आर नॉट लिसनिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ अ सुपीरियर ऑफिसर। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अननेसेसरी जबरदस्ती होगी, ठीक है। दिस कैन नॉट बी डन, ओके, इज व्हाट दे आर सेइंग, ओके। नाउ evidentiary value, like I told you that it is not substantive piece of evidence, ठीक है। इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब, मान लीजिए मैं एक विटनेस हूँ, मैंने पुलिस को अपना 161 स्टेटमेंट दिया है, एंड मैं पुलिस को 161 स्टेटमेंट देने के बाद जब ट्रायल होता है, तो ट्रायल में जाके मैं कुछ और ही बात बताता हूँ, तो मेरे 161 स्टेटमेंट और मैं जो ट्रायल में बता रहा हूँ, इन दोनों चीज का कॉन्ट्रडिक्शन किया जा सकता है। सो कॉन्ट्रडिक्शन कैन बी डन। 161 स्टेटमेंट्स का रेलेवेंस इतना ही होगा कि दे कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, ओके ना। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है पीपीटी में, आप पीपीटी एक बार डिटेलली देख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 161 स्टेटमेंट में कहता है कि आई सॉ ए होल्डिंग द डिसीज्ड, ए हैज मर्डर्ड द डिसीज्ड, आई सॉ हिम होल्डिंग द डिसीज्ड। बाद में कोर्ट आके वो कहता है आई सॉ ए एंड बी होल्डिंग द डिसीज्ड। अरे दो लोग होल्ड कर रहे थे, तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी। सो इतना ज्यादा ऑल्टरेशन है कि इट माइट अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन, यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग द अर्लियर जजमेंट, राइट। ओके, सो this is about 161 statements. Then there is 164 statement. Okay, 164 statement. What is 164 statement? 164 statement is where the witness or even the victim or even the accused goes before the magistrate and tells the magistrate that, I want to give a statement, please record this statement. Just understand this much कि 161 में during the course of investigation police is recording statements under 161. 164 में it's not the police that is recording the statements, it is the magistrate who is recording the statements. अगर accused magistrate के सामने कहता है कि मैं confess करना चाहता हूँ, I want to confess, he can do that under 164. अगर एक witness magistrate के सामने जाके कहता है कि यार आप ही मेरा बयान लिख लें, क्योंकि पुलिस तो मेरी सुन नहीं रही है, मैं कब से पुलिस को बोल रहा हूँ कि एक्स इज गिल्टी, मैंने देखा है एक्स को, बट पुलिस इज सपोर्टिंग हिम एंड दे आर नॉट डूइंग दैट, so they can the magistrate can allow that and magistrate can record the statement. There are some differences. देखिए, विटनेस 161 स्टेटमेंट के अंदर अगर विटनेस के स्टेटमेंट्स पुलिस रिकॉर्ड करती है, तो ओथ नहीं होता, पुलिस के नॉट गिवन ओथ बिफोर रिकॉर्डिंग दैट स्टेटमेंट, एंड सिग्नेचर नहीं लिया जा सकता, ठीक है। दो चीजें, ओथ भी नहीं है, सिग्नेचर भी नहीं है, ओके, दैट्स वन थिंग। नाउ if the magistrate is recording that witness का statement, तो in such cases magistrate will give oath to that witness and magistrate will take the signature at the end of the witness, ठीक है, समझिए। मैं सिर्फ विटनेस की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, अक्यूज्ड की नहीं।
एक केस में विटनेस है, विटनेस अगर 16 विटनेस का 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो पुलिस ओथ नहीं देती, ना पुलिस सिग्नेचर ले सकती। बट ऑन द अदर हैंड, इफ the magistrate is recording the statement under 164 of that witness, the magistrate can give oath and the magistrate will also take the signature of that witness. Okay, so the value of the statement that is recorded by the magistrate under section 164, that is more, definitely more than the 161 statements, right? अब बात करते हैं accused की. If the accused wants to come before the magistrate and if he wants to confess, then there is a procedure. What is the procedure? The magistrate should first be satisfied that the confession is true and voluntary. ऐसा ना हो कि पुलिस पीट पीट के लेकर आई है और कहा कि देखो हम बाहर ठहर रहे हैं, अंदर जाके मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर लेना, वरना बाहर आने के बाद देख तू तो हमारे साथ ही रहेगा तो हम देख लेंगे। तो हो सकता है, तो मैजिस्ट्रेट हैज टू बी सेटिस्फाइड दैट इज ट्रू एंड वॉलंटरी। ही हैज टू गिव सम टाइम। जैसे वो आ गया इमीडिएटली मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करना बैठ रहे हैं, नहीं, एटलीस्ट गिव 24 आवर्स ऑफ टाइम कि ठीक है, वी विल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट बट आई विल रिकॉर्ड इट टुमारो। व्हाई? बिकॉज ही इज गिविंग टाइम टू द अक्यूज्ड टू कॉन्टेम्पलेट इट अगेन। फिर से वो सोच के आए कि क्या उसको सच में इफ ही वांट्स टू कन्फेस द क्राइम और नॉट, राइट? नाउ it will be done again in the open court but not in the presence of any police, even in the hearing range. पुलिस को उतना दूर ठहरना होगा जहां पर ये जो भी बोल रहा है उनको सुने भी नहीं आना चाहिए. That far police have to be ordered to stay. Okay, however, there is no oath given when an accused is making a confession before the magistrate. oath नहीं दिया जाता. 164 स्टेटमेंट्स में विटनेस अगर आके कह रहा है तो ओथ दे रहे थे ना. 164 में अगर अक्यूज्ड आके कन्फेशन करता है तो देयर इज नो ओथ बट देयर इज सिग्नेचर. ये सारे चीजें आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेंगे. ठीक है, मैं आपको पहले से फिर से बताता हूँ. 161 स्टेटमेंट्स पुलिस रिकॉर्ड करती है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. नो ओथ, नो सिग्नेचर. ओके. 164 स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं. अगर अक्यूज्ड है तो नो ओथ, विटनेस है तो ओथ दिया जा सकता है. अक्यूज्ड है तो साइन किया जा सकता है, विटनेस को भी का भी साइन लिया जा सकता है. ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर. ओके. नाउ एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो तब लास्ट में व्हाट विल द पुलिस डू? द पुलिस विल फाइल समथिंग कॉल्ड अ रिपोर्ट. अब मैं आपको, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, प्लीज डू फोकस. ठीक है, if you're getting tired, push yourselves a little. Okay, let's just complete this last topic. Okay, let's go to 173, section 173. Section 173 says that on the completion of investigation, देखिए, clause 1 saying every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay. ठीक है, ये पुलिस को एक गाइडलाइन है कि इन्वेस्टिगेशन टाइम पे कंप्लीट कर देना. Clause 2 says that as soon as it is completed, जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, the officer in charge of the police station shall forward to a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report, a report in the form prescribed by the state government prescribing this thing. So section 173 clause 2, focus, I repeat, section 173 clause 2 subsection 2 के तहत एक रिपोर्ट फाइल की जाएगी किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. अगर ये रिपोर्ट में पुलिस कह रही है कि ऑफेंस हुआ है और ऑफेंस इस इंसान ने किया है, ठीक है, अगर उस रिपोर्ट में पुलिस कह रही है कि हाँ ऑफेंस हुआ है और ऑफेंस इस इंसान ने किया है, तब उस रिपोर्ट को हम कहते हैं चार्ज शीट. देन दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड चार्ज शीट. अगर उस रिपोर्ट में पुलिस ये कह रही है कि ऑफेंस नहीं हुआ, ऑफेंस डिड नॉट हैपन,
तब उस रिपोर्ट को हम कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट, या फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। मीनिंग के ऑफेंस नहीं हुआ, एफआईआर फॉल्स था, फॉल्स एफआईआर है, किसी ने मुझे डाउट पूछा था कि फॉल्स अगर एफआईआर है तो क्या होगा। फॉल्स एफआईआर हो, एफआईआर एफआईआर है, फॉल्स है या ट्रू है वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेट करके पता करेगी। अगर फॉल्स है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दे विल फाइल अ फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट बिफोर द मैजिस्ट्रेट सेइंग ये देखिए कोई ऑफेंस नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही एफआईआर आ गया था, ये क्लोजर रिपोर्ट है, क्लोज कर दीजिए। पुलिस खुद एफआईआर को क्लोज नहीं कर सकती, पुलिस हैज नो सच पावर। एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गया तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करके 173 क्लॉज 2 के तहत रिपोर्ट फाइल करना ही करना होगा। तो अगर फॉल्स है तो पुलिस विल फाइल अ फाइनल रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट, और अगर फॉल्स नहीं है, अगर ऑफेंस बन रहा है तो दे विल देन फाइल अ चार्जशीट, वो चार्जशीट फाइल करेंगे। ठीक है, नाउ हाउ विल अ फाइनल रिपोर्ट लुक लाइक, लेट मी शो यू वन फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, चार्जशीट तो मैंने दिखा दिया ना, तो एक फाइनल रिपोर्ट कैसे होता है मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज अ फाइनल रिपोर्ट दैट हैज बीन फाइल्ड। देखिए, चार्जशीट मैंने आपको अभी दिखाया था, तो टाइटल था चार्जशीट ही टाइटल होगा ऑफ कोर्स। यार आई एम सो सॉरी, या चार्जशीट ही टाइटल होगा, टाइटल तो चार्जशीट है इसका। दिस इज अ फाइनल रिपोर्ट, दिस इज अ क्लोजर रिपोर्ट, तो दे हैव टाइटल्ड इट फाइनल रिजल्ट। ठीक है, एंड दिस इज अ फाइनल रिपोर्ट, यहां पर कह रहे हैं टाइप ऑफ द रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट, इट इज फॉल्स। ठीक है, ओके, नाउ ये सब उन्होंने मेंशन किया, लेट्स ब्रीफ फैक्ट्स ये सब हुआ, व्हाट हैपेंड इन दिस केस देख लेते हैं एक बार क्या हुआ था। वन गाय वाज गोइंग ऑन अ स्कूटी, ठीक है, देयर वाज अनदर गाय हु वाज ड्राइविंग हिज ट्रैक्टर, इन अ रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर ही हिट द गाय ऑन स्कूटी, बोथ फेल ऑन द रोड, मतलब स्कूटी वाला भी गिर गया, ट्रैक्टर वाला भी गिर गया रोड पे। ठीक है, as a result, Mahesh, who was riding scooty, he received injury was on his chin, tongue, right leg, and his father, शायद he was the other person on the scooty. Maybe they're talking both fell on the road. मतलब शायद ये दो थे. He has received broken ribs and teeth injuries. Shifted to hospital. ये सब हुआ था. ठीक है. Okay. ये रिपोर्ट लॉन्च की गई थी. लास्ट में उन्होंने क्या हुआ? It was why did it happen? It happened because he पुट सडन ब्रेक टू हिज स्कूटी। तो ये बोल रहे हैं कि स्कूटी वाला गिर गया और उसको इंजरीज हुए, लेकिन ये ट्रैक्टर की गलती नहीं है, स्कूटी वाले की गलती है। तो ट्रैक्टर वाले की गलती नहीं है, अक्यूज की गलती नहीं है, तो दे आर सेइंग कि कोई ऑफेंस नहीं बना, ये वो उसकी खुद की गलती है, वो खुद ही ब्रेक डाल के गिर गया और वो खुद को उसने मार लग गए, ट्रैक्टर की कोई गलती नहीं थी। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट द ऑफिसर टू काइंडली टू अकॉर्ड परमिशन एज फॉल्स। ठीक है, एंड लास्ट में वो बोल रहे हैं कि फॉल्स होगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, राइट। यहाँ पर देखिए, दिस इज हाउ पंचनामा इज डन। ओके, दिस इज क्राइम डिटेल फॉर्म, दिस इज सीन ऑफ ऑफेंस पंचनामा। ओके, where they have written all these details, name, etc., etc. Okay, where did it happen? On the road between these two villages. Particulars of the victim, victim के particulars हैं, and they have ये सीन ऑफ ऑफेंस पंचनामा है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ड्रॉ किया है, दिस इज पैडी फील्ड। ओके, दिस इज पैडी क्रॉप ग्रोइंग, दिस इज द रोड, ये रोड है, और इस तरफ भी पैडी फील्ड है। ओके, क्यूट, राइट। दिस इज गोइंग वे टू वन विलेज, वे टू अनदर विलेज। ओके, ये है सीन ऑफ ऑफेंस, एसओसी मतलब सीन ऑफ ऑफेंस, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। ओके, अब ये किसके किसके पैडी फील्ड्स हैं ये सब दे आर राइटिंग द नेम्स ऑल्सो। ठीक है, कहाँ पर हुआ, तो दिस इज हाउ पंचनामा इज मेड। ओके, सीन ऑफ ऑफेंस पंचनामा। ओके, what else is there in this, let's see, this is okay, हॉस्पिटल में उसने ट्रीटमेंट लिया विक्टिम, तो उसका है एमएलसी रजिस्टर, इज एमएलसी मतलब मेडिको लीगल केस।
ठीक है, मेडिकल लीगल केस रजिस्टर हॉस्पिटल में मेंटेन करते हैं, जहां पर भी हॉस्पिटल को लगता है, डॉक्टर्स को लगता है कि इस केस में कोई क्राइम इन्वॉल्व है, तो दे विल राइट इट डाउन इन मेडिकल एमएलसी रजिस्टर, मेडिकल लीगल केस रजिस्टर. व्हाट आर द इंजुरीज, वो सब लिखे हैं. लैसरेशन ऑन द चिन, लैसरेशन ऑन द टंग, या टंग, लैसरेशन ऑन द शिन. ठीक है, ऑल ऑफ दैट. ओके, एंड ये मेडिकल लीगल केस है, तो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, ऑल ऑफ दैट दे हैव गिवन. ओके, एंड जब ये सब हो जाता है, इन्होंने फाइनल रिपोर्ट कर दी, अब ये मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर दिया, तो व्हाट विल द मैजिस्ट्रेट डू नाउ? विल द मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली एक्सेप्ट द फाइनल रिपोर्ट कि चलिए आपने फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दिया, तो ये रहा, हम एक्सेप्ट करते हैं, अब केस कुछ नहीं बना? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट केस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट केस? दैट केस इज रूपन देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल. ठीक है, रूपन देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल. उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द कंक्लूजंस ड्रॉन बाय द पुलिस. जस्ट बिकॉज पुलिस कह रही है कि कोई ऑफेंस नहीं बना, जस्ट बिकॉज पुलिस कह रही है कि क्लोजर रिपोर्ट है, ऑफेंस हमको नहीं दिखा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैजिस्ट्रेट विल हैव टू एक्सेप्ट इट. तो व्हाट विल द मैजिस्ट्रेट डू? द मैजिस्ट्रेट विल कॉल द पर्सन हु लॉन्च्ड द रिपोर्ट. जिसने सबसे पहले रिपोर्ट लॉन्च किया था, उसको हम डी फैक्टो कंप्लेनेंट कहते हैं, क्योंकि डी ज्यूरे कंप्लेनेंट तो प्रोसिक्यूशन ही होगा ना, तो डी फैक्टो कंप्लेनेंट. तो इस डी फैक्टो कंप्लेनेंट को, जिसने ये रिपोर्ट लॉन्च किया था, उसको बुलवाया जाएगा नोटिस देके कि भाई आप यहाँ पर आओ, आपने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कुछ ऑफेंस हुआ, लेकिन पुलिस ने तो पूरा जांच करके ये बता रही है कि कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं, उन्होंने तो फाइनल रिपोर्ट फाइल कर रखा है, चार्जशीट नहीं फाइल किया उन्होंने. तो अब बताइए कि क्या इन्होंने फाइनल रिपोर्ट जो फाइल किया है, आर यू हैप्पी विथ इट? क्या आप उससे सहमत हैं? आर यू सेटिस्फाइड दैट दैट फाइनल रिपोर्ट इज करेक्ट? दैट वी विल हैव टू आस्क द de facto complainant. If that person says yes, the final report is correct, then the magistrate may close the case. He may accept the final report. If not, then the magistrate may take further steps. He might, that de facto complainant, he might come and file something called protest petition. Protest petition is, it's a petition by which this person is protesting against the final report. वो ये कह रहे हैं उस पिटिशन में कि ये फाइनल रिपोर्ट आप एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि पुलिस ने गलत इन्वेस्टिगेशन किया और गलत फाइनल रिपोर्ट आपके सामने फाइल की, तो प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट इट. दैट इज प्रोटेस्ट पिटिशन. ऑन दैट पिटिशन मैजिस्ट्रेट सुनवाई करेंगे, और मैजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगे कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं, शायद ऑफेंस हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट कैन ईदर ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और मैजिस्ट्रेट कैन इमीडिएटली टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड. इट इज द चॉइस ऑफ द मैजिस्ट्रेट. वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस को कह सकते हैं कि नहीं, आप फिर से इन्वेस्टिगेट करें, या वो इमीडिएटली ही कैन, द मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑफेंस हुआ है, तो कॉग्निजेंस ले रहा हूं. ऐसे होता है. ये जो नोटिस होती है डिफैक्टो कंप्लेनेंट को, ये ऐसे होती है. दिस इज हाउ इट लुक्स. नोटिस टू द कंप्लेनेंट. ठीक है, टू सो एंड सो पर्सन, जो भी डिफैक्टो कंप्लेनेंट है, प्लीज टेक नोटिस that your complaint under section 338 IPC has been reported to the judicial first class magistrate of so and so place, duly charged to be false. ये टिक करना चाहिए यहाँ पर उनको, false. And that if you want to oppose this report, अगर आप इस रिपोर्ट को अपोज करना चाहते हैं, you will have to do so before the above magistrate within a week from the date of this receipt of this report. अगर आप इसको अपोज करना चाहते हैं, तो आप within 1 week please go to the magistrate and oppose it. ये उनको दिया जा रहा है. ठीक है, so this is how a final report looks like. And like we discussed, this is how a charge sheet looks like. Okay, I just have to I can show you a few more things that I've got. ठीक है, जुबैर नोटिस पॉलिसी देती है, बट अगर पुलिस ना दे तो कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर इट. कोर्ट ऑर्डर करता है वैसे तो नोटिस, और कोर्ट ऑर्डर करने के बाद पुलिस देती है, या कोर्ट से भी जा सकता है. ये हर स्टेट में अलग होता है, तो मुझे नहीं पता आपके स्टेट में क्या है, बट जैसे भी हो नोटिस पहुंचना जरूरी. ठीक है, ओके. Because I was discussing bail, I will show you one bail order also.
ठीक है. दिस इज वन बेल ऑर्डर. कि बेल ऑर्डर कैसा होता है. पीडीएफ इज टेकिंग टाइम टू लोड. ओके. देखिए, this is how a bail order looks like. Okay, some person has 5 people have filed a bail. Okay, and it's a simple order. I thought I'll just show this to you. Okay, this petition is filed under section 437 by by A1 to A5, 5 accused in this crime. Alleging offense under 369, kidnapping का punishment है. Notice is given to the learned APP. ठीक है, वो notice भी दे दिया. Heard both sides and reasons लिखे जा रहे हैं कि क्या है. Having regard to the submissions of both sides and on perusal of the material on record, it appears that the allegations against petitioners or the accused are serious in nature. मतलब basically there was a kidnapping that happened and the accusation was that they have kidnapped 1.5-year-old boy and they sold that boy for about 2 lakh rupees. Okay, that was the accusation. The police rescued that boy and they handed over that boy uh, to his parents. Now here, obviously a very heinous and gruesome act. So the accusations are serious. Since the kidnapped boy was rescued from the petitioners, the accused, there is well-founded prima facie case against them. And as held by the Supreme Court in Prahalad Singh Bhatia, I have written, one sentence from Prahalad Singh Bhatia, and I have basically said that if really, releasing these uh, accused may cause great harm to any victims of any further offense they may commit, and investigation by police is not complete, as police is yet to record statements under 161 of CRPC of several witnesses. और बहुत सारे witnesses के statements को record करनी हैं. So in this light, it is not desirable to enlarge. Therefore, the bail petition is rejected. Okay, this is one of the bail orders that I had given. So I just thought I'll show one of these orders to tell you how exactly the bail works. ठीक है. Now there were 2, 3 more bail orders that I brought, but since we're out of time, I'm not showing these to you. Okay, but with that was it about charge sheet. Okay, anything else that I've missed? No, that's it. So with that, we complete today's class on time. Okay. यार मैं क्लास ले रहा था तो आप सब ऐसे डाउट्स पूछ रहे हैं कि yesterday's class I couldn't listen to. Please summarize, yesterday's class. I mean, why are you expecting me to do that? People are saying कि PPT कब मिलेगी? आप क्लास के टाइम पे क्लास सुन लेते, क्वेश्चंस के टाइम पे क्वेश्चंस, that would have been better. ठीक है. Okay, so now I'll take a few doubts for the next 4 to 5 minutes. Let's see. SAT inquest under 174 is by the police only. The ranks of police might differ, but it's the police. Okay? Whatever clause 1 and clause 4 is saying, they will have to do it, whoever that is. Uh, Akshay is saying, you said that the information has to be false. Is it mandatory to be false or insufficiency of grounds? No, it does not have to be false. There can be many reasons for filing a final report. Okay? False is just one of the such grounds. So it can be insufficiency also. Definitely, why not? Okay. All right, let me check. आर्या इज सेइंग कैन यू एक्सप्लेन प्रोटेस्ट रिपोर्ट. प्रोटेस्ट रिपोर्ट कुछ नहीं होता आर्या. मैं प्रोटेस्ट पिटीशन बोल रहा था और फाइनल रिपोर्ट बोल रहा था, दोनों को ना मिलाएं. प्रोटेस्ट पिटीशन इज जब फाइनल रिपोर्ट फाइल हो जाती है, पुलिस कहती है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ, केस को क्लोज कर दें, तो नोटिस दिया जाता है उसको जिसने रिपोर्ट लॉन्च की थी, क्योंकि उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए कि शायद पुलिस का रिपोर्ट गलत हो. तो अगर वो आकर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है कि देखिए जो भी पुलिस कह रही है वो गलत है, आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, आप प्लीज पुलिस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलिए या डायरेक्टली आप खुद कॉग्निजेंस ले लीजिए. दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट पिटीशन दैट ही फाइल्स. पीडीएफ कब मिलेगा? अभी मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में. ये अंतिमा सिंह, आप बहुत अच्छे से समझाते हो. ओके, थैंक यू सो मच अंतिमा, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू. ऋषि सिंह, आई जस्ट पेड द अमाउंट. Okay, you'll have to contact JudiSure for that. Please do.
Can you please explain again? Okay, I can't explain that bigger topic अभी इतना नहीं है ठीक है Oh my God, too many questions. Priyanka, yes, 437A and 436 capital A and 437 subclause 6. It's not contradictory, it's overlapping. Okay, it is possible to have overlapping this thing. Rishi, I have to contact this thing, JudiSure. Okay, I do not know if your slot is booked. Antima is saying today, okay, thank you so much, Antima. Very, this thing. Okay, all right, I think we have 173 participants, charge sheet section. Okay. I think we'll stop it here. Okay. I'll take your doubts in the next class probably. Okay. So thank you, everybody. I hope CRPC appears a little more easy. Okay. Yes, Atif, I will repeat all this in the main course and we'll do that in a very small manner. So everyone who wants to enroll in the course, please go to the website, judisure.com. I guess they have very limited slots, just about 60, out of which 48, I think, are filled last time, no? Because this time we are being a little selective in terms of who we take. We are conducting short interviews, and only after we find that, one is dedicated. Clearly, I can see that, some 100 people have, like 50 people at least, have left the class while the class was going on. Definitely goes to shows that then they were not dedicated in terms of their preparation. ऐसे preparation नहीं होता है, आपको 2 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ना भी होता है इतना अगर if you're not don't have the capacity, then it's difficult to crack competitive exams. Like, yes, Asma, yes, I am working as a judge, that's true. Okay. So yeah, you can go there, enroll. Very few slots available, so just go there, enroll, because then I'll teach CRPC and CPC also in a very detailed manner. So for now, this is it. We have. Okay. Thank you, Sikandar. Okay, thank you so much. Uh, Now, tomorrow's class is going to be on NI Act by Kushal Garg. He's also a NALSA graduate. He's a practicing lawyer. So it's a very important act, especially for, for various states. So please do attend tomorrow's class. The link is the same. It's judisure.com/Zoom. That is the link. That will remains the same. Okay. And Suman is saying can complain and file FIR when he was in hospital. Yeah, he can. Why not? Okay. So the link is going to be the same. So kal aap 7 o'clock, please do be there. Same time, 7 p.m. Tomorrow, there'll be NIIT class. Be there. I'll send the PPT of today's class, this thing. And on Sunday, the class is not in the evening. Please remember this. कल सैटरडे है, कल क्लास शाम को 7 बजे है एनआई एक्ट के ऊपर. ठीक है. परसों संडे के दिन द क्लास विल बी बाय प्रोफेसर फैजान मुस्तफा. ओके. इट विल बी एट 11 AM. दिन के 11 बजे वो क्लास होगी. ओके, बाय प्रोफेसर फैजान मुस्तफा. इट विल बी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड sir will also discuss the new bills. Okay, evidence act, you know, IPC and CRPC जो new bills आ रहे हैं वो भी sir will discuss. That is at 11 AM on Sunday. ठीक है, by Professor Faizan Mustafa. Tomorrow is Saturday at 7 PM. There will be a class. Okay. So looking forward, Monday and Tuesday, hopefully Pragya Singh, who's my senior from Nalsar, she is in UP Judiciary. She's posted at Bagpat right now, civil judge of Bagpat in UP. She will take class on Monday and Tuesday. Maybe the dates will change, but she will take classes on CPC. I will also take 2 classes on CPC, but my classes will be more practical where I show you documents, and I will then take classes on judgment writing and order writing. Okay, I'll do that. Okay, so we'll have various other teachers. They'll all come in. For now, we are done with CRPC. Okay, the remaining CRPC will be in the actual course that is starting on 4th of December. You can enroll in that if you want to be taught by me or other teachers who are teaching. Okay.
Someone is saying time slot kya hai? I'll repeat. Tomorrow, 7 p.m. is the class of NI Act, Saturday. Sunday, 11 a.m., 11 baje, suba is a class by Professor Faizan Mustafa on Constitution. And all the other classes from Monday, Tuesday, Wednesday, etc., all of those classes will be at 7 p.m. only. सिर्फ एक फैजान सर की क्लास 11 बजे रखी जा रही है because he has a flight to catch in the evening, so he will not be able to take a class in the evening. So he said, I'll take it during the day. Okay, तो वो 11 बजे. ठीक है, that's all. All right. Thank you so much. Hope this was helpful. You can visit the website judisure.com to find more details. I'll hopefully see you in judgment writing classes also, maybe next week. And I'll see you, all those who have enrolled, I'll see you in the actual course in December. Okay. Thanks a lot. Have a good night. Thank you for your patience. Okay. Have a great weekend also. Thank you. Bye bye.